सत्ता के लिए संघर्ष। एक भ्रष्ट सेना के भीतर जो कुछ हुआ वह अकल्पनीय था। एक अधिकारी जो अपनी नई कमांडर की पहचान जाने बिना उसका मजाक उड़ाता है, अनजाने में अपने ही विनाश की ओर बढ़ जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के साथ हमारा समर्थन करें। अध्याय 1, शांत तूफान। उसके होठों पर खिंची एक हल्की सी मुस्कान उस डिनर पार्टी के किसी भी शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जमी हुई हवा के बीच उस खामोशी को जो मानो समय को रोक चुकी थी, एक छोटी स्पष्ट ध्वनि ने तोड़ा। जब उसने अपना गिलास मेज पर रखा, टिंग। यह आवाज एक विशाल घंटी की पहली दस्तक की तरह थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के कानों और दिलों पर एक साथ प्रहार किया। मेजर विक्रम सिंह अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। तिरस्कार पूर्ण हंसी और नशे के मिश्रण वाले चेहरे के साथ वह उस महिला को घूर रहे थे। उनकी नजरों में उनके सामने खड़ी युवा महिला अधिकारी केवल एक दयनीय आकृति थी जो अपना अंतिम प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे और जोर से डांटने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि उस महिला की आवाज पहले सुनाई दी। उसकी आवाज तीखी या ऊंची नहीं थी, लेकिन तेज और स्पष्ट थी, जो किसी भी चीख से ज्यादा प्रभावी ढंग से कमरे पर हावी हो गई। मेजर विक्रम, उसने पुकारा, उसके पद का उल्लेख करते हुए। लेकिन उसकी आवाज का लहजा किसी अधीनस्थ को बुलाने जैसा नहीं था, बल्कि एक अभियोजक की तरह ठंडा था जो एक प्रतिवादी के नाम की पुष्टि कर रहा हो। मेजर विक्रम चौंक गए। उन्हें यह हास्यास्पद लगा कि एक लेफ्टिनेंट ने बिना अनुमति के उनके पद को पुकारने की हिम्मत की, लेकिन वह उस आवाज में छिपी अवर्णनीय धमकी से सहज रूप से भयभीत भी महसूस कर रहे थे। उनके आसपास के अन्य अधिकारी पहले ही पीले पड़ चुके थे। उन्होंने मेजर विक्रम से पहले ही स्थिति को भांप लिया था। उस महिला की आंखों की चमक और उसका आभा मंडल किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं था जिसे कम करके आंका जा सके। यह एक तीखा फौलादी करिश्मा था जो केवल उसी के पास हो सकता था जिसने कई युद्ध क्षेत्रों को पार किया हो और दर्जनों बार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर चला हो। क्या तुम अपनी बात दोहरा सकते हो? उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन इसके पीछे गुस्से का लावा धीरे धीरे उबलने लगा था। मेजर विक्रम, जिनकी बुद्धि शराब और अहंकार के मिश्रण से अंधी हो गई थी, ने नियंत्रण खो दिया। वह अपनी कुर्सी से उठे और अपनी मुट्ठी से मेज पर प्रहार किया। गिलास शोर के साथ उछल पड़े। पागल हो गई हो क्या? अपने से बड़े अधिकारी को आदेश देने की तुम्हारी तमीज कहां है? तुम्हें क्या लगता है यह कहां है? तुम जैसी औरत तो वर्दी पहनने के भी लायक नहीं है। वह चिल्लाया, अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। उसकी गुस्से भरी चीख पूरी होने से पहले ही भोजन कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। वहां एक अधेड़ उम्र के मध्य रैंक के अधिकारी खड़े थे जो चीफ ऑफ स्टाफ लग रहे थे, और एक कैप्टन जो उनके सहायक प्रतीत हो रहे थे। दोनों के चेहरे पर कठोर भाव थे। उन्होंने आसपास देखने में समय बर्बाद नहीं किया। वे सीधे उस महिला की ओर बढ़े और एक आदर्श मुद्रा में सलामी दी। कमांडर, असुविधा के लिए खेद है, हम थोड़ा देर से आए हैं, क्षमा करें। मैडम। कमांडर। यह शब्द मेजर विक्रम के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। उनकी आंखों की पुतलियां बुरी तरह कांपने लगीं। शराब से लाल उनका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। कमांडर, पैरा स्पेशल फोर्सेस की कमांडर, वह महान हस्ती जिसके आने की चर्चा पूरी भारतीय सेना में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह युवा महिला? उनके दिमाग में पहेली के सभी टुकड़े एक चीख के साथ जुड़ने लगे। उसका खुद को लेफ्टिनेंट के रूप में पेश करने का तरीका, अन्य अधिकारियों का चुपचाप एक दूसरे को देखने का रवैया, और अब उनकी आंखों के सामने हो रही यह अविश्वसनीय स्थिति। उस महिला ने केवल सिर हिलाकर मध्य रैंक के अधिकारी और कैप्टन को सलामी का जवाब दिया। फिर वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उसके खड़े होने के उस छोटे से पल में मेजर विक्रम ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया, मानो एक विशाल पर्वत उनकी ओर बढ़ रहा हो। वह अब एक दयनीय लेफ्टिनेंट नहीं थी, वह एक सितारा, सुशोभित फील्ड कमांडर थीं जो हजारों सर्वश्रेष्ठ पैरा एसएफ सैनिकों का नेतृत्व करती थीं। उसकी निगाहें अब ठंडी नहीं थीं, बल्कि क्रूरता बिखेर रही थीं। उसने अपनी टकटकी मेजर विक्रम पर टिका दी, जो अभी भी पीले पड़े चेहरे के साथ कांप रहे थे। मेजर विक्रम, तुमने अभी अभी वे शब्द कहे हैं जो एक सैनिक को शोभा नहीं देते, और एक ऐसा कार्य किया है
जो एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अशोभनीय है। पहला, तुमने एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया है। दूसरा, तुमने अपने अधीनस्थ का अपमान किया है। और तीसरा, तुमने अपने वरिष्ठ का अपमान किया है। हर शब्द मेजर विक्रम के दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। वह अपना बचाव करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। एक जबरदस्त डर ने उनकी जुबान और दिमाग को पंगु बना दिया था। तुमने कहा कि सेना पुरुषों द्वारा संरक्षित एक जगह है। सही है, लेकिन तुम जैसे पुरुष इसमें शामिल नहीं हैं। सेना उन लोगों की है जो देश की रक्षा करते हैं, न कि उन लोगों के लिए खेल का मैदान जो अपने पद पर घमंड करते हैं और अपने अधीनस्थों पर अत्याचार करते हैं। वह धीरे धीरे मेजर विक्रम के पास पहुंची। मेजर विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मानो वे वहीं गिर जाएंगे। महिला ठीक उनके सामने रुक गई, उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। उसकी निगाहों में तिरस्कार और दया का मिश्रण था, जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। तुम ताना मार रहे थे, वह दिन कब आएगा जब कोई महिला कमांडर बनेगी? वह दिन आज है और तुम उसकी पहली बलि बनोगे। उसके अंतिम शब्द मौत की सजा की तरह लगे। मेजर विक्रम फर्श पर गिर पड़े। उनके कानों में बलि शब्द एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंजता रहा। भोजन कक्ष में मौजूद सभी अधिकारी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अभी अभी अपने उस बॉस को देखा था जिसकी वे सेवा करते थे, एक पल में विनाश के रसातल में गिरते हुए, और देखा था कि कैसे एक नए युग का सवेरा इतनी क्रूरता और ठंडक के साथ हुआ। पैरा एसएफ के नए कमांडर का युग, उनका युग विनाश की तोप के धमाके के साथ शुरू हुआ, जिसमें खून की गंध थी। अध्याय 2, शुद्धिकरण की सुबह। भोजन कक्ष तुरंत ही अस्त व्यस्त हो गया। कमांडर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर देसाई के आदेश पर सैन्य पुलिस एमपी के कई सदस्य अंदर घुस आए। उन्होंने मेजर विक्रम के दोनों हाथों को बेरहमी से पकड़ लिया, जो फर्श पर पहले से ही बेजान पड़े थे। चाहे नशे के कारण हो या सदमे के, मेजर विक्रम अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे थे। एक बोरे की तरह बाहर घसीटते हुए वह एक पागल की तरह हंसे। मेरी क्या गलती है? क्या एक औरत कमांडर कैसे बन सकती है? यह जरूर एक सपना है। यह एक सपना है। उनकी बड़बड़ाहट बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गई। उनकी खाली जगह पर केवल जमा देने वाली खामोशी बची थी। कमांडर अनन्या शर्मा अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गईं, जैसे कि पिछला हंगामा कभी हुआ ही नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अन्य अधिकारियों को देखा जो अभी भी जमे हुए थे। उनके चेहरों पर डर, आश्चर्य और थोड़ी राहत का एक जटिल मिश्रण था। उन लोगों के लिए जो मेजर विक्रम के अहंकार के तहत पीड़ित थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, यह स्थिति संतोषजनक महसूस हुई। साथ ही इसने यह चिंता भी पैदा की कि कहीं गुस्से की यह आग उन तक न फैल जाए। अनन्या शर्मा, जैसे उनके मन को पढ़ सकती हों, ने धीमी आवाज में कहा, सब लोग कृपया बैठ जाइए। उनकी आवाज सुनकर अधिकारी एक मशीन की तरह एक साथ हिले। कठोर हरकतों के साथ वे अपनी अपनी सीटों पर लौट आए, लेकिन किसी ने भी उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जो मेज कभी भोजन और पेय से भरी रहती थी, अब एक ठंडे और छोड़े हुए युद्ध क्षेत्र की तरह लग रही थी। अनन्या शर्मा ने अपने गिलास में पेय डाला। खामोशी के बीच गिलास में भरते हुए साफ तरल की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। आज रात का यह आयोजन नए अधिकारियों के स्वागत के लिए था। हमें इसे इसके मूल उद्देश्य के अनुसार जारी रखना चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए। उनके शब्द सुनकर कुछ अधिकारियों ने अपना थूक निगला। वे इस नर्क जैसी तनावपूर्ण माहौल में एक दूसरे को कैसे जान सकते थे, लेकिन किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना गिलास उठाया और चारों ओर देखा। मैं अनन्या शर्मा हूं, जिसे अभी अभी पैरा स्पेशल फोर्सेस की कमांडर नियुक्त किया गया है। आज बिना किसी सूचना के आपसे मिलने आने का मेरा कारण कोई और नहीं था। मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहती थी आप किस तरह के माहौल में और किस तरह के लोगों के साथ अपना सैन्य को जीवन जीते हैं। रिपोर्ट में लिखे नाम और रैंक के पीछे छिपी असली सूरत। उनकी निगाहें हर व्यक्ति पर रुकीं। जिन अधिकारियों पर उनकी नजर पड़ी, उन्हें लगा जैसे उनका सारा अतीत और उनकी शर्मिंदगी उजागर हो गई है, जिससे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। और आज मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने उस व्यक्ति को देखा है जो सड़ी हुई सत्ता पर परजीवी है और अपने अधीनस्थों का अपमान करता है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो अन्याय के सामने सिर्फ चुप रहते हैं और दर्शक बने।
रहते हैं। उनकी तीखी आलोचना ने अधिकारियों के कंधों को और झुका दिया। वे सभी सहयोगी थे। उन्होंने मेजर विक्रम के अपराधों पर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कभी कभी वे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इसमें शामिल भी हो जाते थे। वह इस तथ्य को अच्छी तरह से जानती थीं। लेकिन मैं आप सभी को मेजर विक्रम जैसा नहीं मानती। मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग एक सच्चे सैनिक का रास्ता अपनाना चाहते हैं। बस इतना है कि आप शायद गलत प्रथाओं और कठोर पदानुक्रम के बीच अपनी आवाज उठाना भूल गए हैं। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन इसमें केवल फटकार नहीं थी। यह एक अवसर था और साथ ही एक अंतिम चेतावनी भी। उन्होंने अपना गिलास ऊंचा उठाया। आज से पैरा एसएफ में सब कुछ बदल जाएगा। अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और केवल क्षमता और योग्यता ही मूल्यांकन का एकमात्र मानक होगा। मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगी जहां एक नेता का सम्मान उसके नेतृत्व के लिए किया जाएगा, न कि उसके पद के लिए। उसकी क्षमता के लिए पहचाना जाएगा, न कि उसकी वरिष्ठता के लिए। यह गिलास मेरा तुमसे पहला वादा है। जो कोई भी इस वादे को नहीं निभा पाएगा, वह मेजर विक्रम के नक्शेकदम पर चलेगा। उन्होंने अपने गिलास का सारा पेय एक ही घूंट में पी लिया। अधिकारियों ने भी जल्दी से अपने गिलास उठाए और पेय को अपने मुंह में डाल लिया। इसका स्वाद बिल्कुल भी पेय जैसा नहीं था। वह कड़वा तरल उनके गले में जहर की तरह उतर गया। उस रात उस बटालियन का कोई भी अधिकारी चैन की नींद नहीं सो सका। कुछ लोग आने वाली खूनी सफाई के डर से पूरी रात बेचैन रहे, जबकि अन्य ने एक सैनिक के रूप में अपने पुराने सपनों और आशाओं को फिर से जलते हुए महसूस किया, जिससे वे सुबह तक जागते रहे। और उनमें से एक सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ नाम का एक युवा, उस रात जो कुछ भी हुआ था उसे स्पष्ट रूप से याद था। वह मेजर विक्रम के अहंकार के सामने जम जाने पर अपनी लाचारी पर शर्मिंदा था, लेकिन साथ ही उसने नए कमांडर के आगमन के साथ एक अवर्णनीय कंपन और आशा महसूस की। वह नहीं जानता था कि उस रात की याद एक बड़े तूफान की शुरुआत थी, जो उसके पूरे सैन्य जीवन, यहां तक कि उसके पूरे जीवन को बदल देगा। अध्याय 3, रक्त सुगंधित सुधार। मेजर विक्रम का दुखद पतन केवल एक भ्रष्ट अधिकारी के गायब होने के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह केवल एक रक्त सुगंधित संकेत था, जो एक बड़े सुधार की शुरुआत का प्रतीक था, जो पूरे पैरा एसएफ को हिलाकर रख देगा। अगली सुबह नए कमांडर की नियुक्ति की खबर आधिकारिक तौर पर पूरे पैरा एसएफ मुख्यालय में घोषित की गई। कमांडर अनन्या शर्मा का बायोडाटा वास्तव में महान था। भारतीय सैन्य अकादमी IMA, देहरादून की सर्वश्रेष्ठ कैडेट। उन्होंने सभी सबसे कठिन विशेष बल प्रशिक्षणों को, जिन्हें पुरुष सैनिक भी मुश्किल से पार कर पाते थे, उच्चतम अंकों के साथ पूरा किया और विदेश में विभिन्न उच्च जोखिम वाले अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे उन्हें जीवित किंवदंती का उपनाम मिला। उनका नाम हमेशा पहली की उपाधि के साथ जुड़ा रहा। पहली महिला बटालियन कमांडर, पहली महिला रेजिमेंट कमांडर और अंत में पैरा एसएफ की पहली महिला कमांडिंग जनरल। लेकिन जो बात सैनिकों को उनके शानदार बायोडाटा से ज्यादा तनाव में डाल रही थी, वह थी कल रात बटालियन के डिनर में हुई घटना की अफवाह। वह अफवाह एक ही रात में पूरी यूनिट में फैल गई और हर किसी की कल्पना के साथ मिलकर और भी नाटकीय कहानी बन गई। एक कहानी थी कि मेजर विक्रम को कमांडर को चुनौती देने के बाद पीटा गया और बाहर घसीटा गया। यहां तक कि जंगली अफवाहें भी थीं कि कमांडर ने मेजर विक्रम को वश में करने के लिए खाली हाथों से एक बोतल तोड़ दी थी। सुबह 9:00 बजे कमांडर के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन परेड ग्राउंड में किया गया, जिसमें सभी सैनिक करीने से पंक्तिबद्ध थे। जब कमांडर अनन्या शर्मा पोडियम पर चढ़ीं, तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। लड़ाकू वर्दी में उनका रूप डिनर पार्टी में दिखे रूप से बिल्कुल अलग था। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंधे बाल और बिना किसी डगमगाहट के एक सीधी मुद्रा, यह अपने आप में एक असाधारण करिश्मा बिखेर रहा था। उनका भाषण छोटा और सारगर्भित था, लेकिन इसमें किसी भी भाषण से ज्यादा ताकत थी। आज मैं भारत गणराज्य की सबसे विशिष्ट इकाई पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग जनरल के रूप में एक भारी कर्तव्य स्वीकार करती हूं। सम्मान की भावना से ऊपर मैं एक भारी जिम्मेदारी महसूस करती हूं। मैं आपसे बहुत सारे वादे नहीं करूंगी, मैं केवल एक वादा करती हूं, मैं पैरा एसएफ को सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित इकाई बनाऊंगी। उन्होंने भाषण के मसौदे से अपनी निगाहें उठाईं और मैदान में भरे एक एक सैनिक को देखा। उनकी निगाहें मानो हर सैनिक के दिल में उतर रही थीं। इसके लिए
आज से मैं सभी पैरा एसएफ इकाइयों के लिए एक विशेष लड़ाकू तैयारी की स्थिति लागू करती हूं। सभी प्रशिक्षण वास्तविक लड़ाई की तरह आयोजित किए जाएंगे। नहीं, वास्तविक लड़ाई से भी ज्यादा कठिन। ढीला रवैया और आलस्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल क्षमता और योग्यता ही आपके अस्तित्व के मूल्य को साबित करेगी। मैं वह कमांडर नहीं बनूंगी जो केवल एक कमरे में बैठकर रिपोर्ट प्राप्त करे। मैं सबसे खतरनाक जगह पर रहूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ सबसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरूंगी। मेरे पीछे आओ तो तुम एक सच्चे पैरा एसएफ सैनिक के रूप में फिर से जन्म लोगे। उनके भाषण के समाप्त होने के बाद परेड ग्राउंड एक पल के लिए शांत हो गया। फिर तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सैनिकों की आंखों की चमक बदल गई थी। डर और संदेह गायब हो गए थे। उनकी जगह जोश और आशा ने ले ली थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह नई कमांडर उन्हें अकल्पनीय चरम स्थितियों में धकेल देगी, लेकिन साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सैनिक भी बनाएगी। समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद वह पहली जगह जहां गईं, वह बटालियन थी जहां मेजर विक्रम सेवा करते थे। बिना किसी पूर्व सूचना के वह बटालियन के कमांड सेंटर में घुस गईं। ऑपरेशंस के सेक्शन हेड, जो बटालियन कमांडर के कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे, घबराकर बाहर भागे। अनन्या शर्मा ने एक हाथ के इशारे से उनकी रिपोर्ट रोक दी और फिर दीवार पर लटके यूनिट स्टेटस बोर्ड को तीखी नजरों से देखने लगीं। प्रशिक्षण योजना, लॉजिस्टिक्स की स्थिति, कर्मियों की स्थिति, जहां भी उनकी नजर जाती एक तीखा सवाल निकलता। पिछली तिमाही के सामरिक प्रशिक्षण मूल्यांकन के परिणाम बहुत कम हैं। कारण का विश्लेषण और आगे की कार्रवाई की योजना क्या है? हथियार प्रणाली की तैयारी का स्तर ऐसा क्यों है? क्या स्पेयर पार्ट्स का अनुरोध ठीक से किया गया है? क्या सैनिकों के व्यक्तिगत व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया गया है? प्रशासनिक कार्यों में कितना समय व्यतीत होता है? हर सवाल निशाने पर था। ऑपरेशंस के सेक्शन हेड ने पसीने से तरबतर होकर हकलाते हुए जवाब दिया, लेकिन अनन्या शर्मा के तीखे सवालों से बच नहीं सके। उन्होंने एक ही झटके में दर्जनों रिपोर्ट पढ़ी और महत्वपूर्ण समस्या बिंदुओं को सटीकता से इंगित किया। बटालियन के अधिकारी दंग रह गए। वह एक ही रात में यह सब कैसे समझ सकती थीं? जैसे कि वह इस इकाई का लंबे समय से नेतृत्व कर रही हों। अस्त व्यस्त, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनन्या शर्मा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। उनकी निगाहें अंत में बटालियन कमांडर के कमरे के दरवाजे पर रुकीं। उस दरवाजे पर कमांडिंग ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह लिखी नाम पट्टिका अभी भी लगी हुई थी। उन्होंने अपनी ठुड्डी से उस नाम पट्टिका की ओर इशारा किया और कहा, वह दरवाजा आज से सील कर दिया गया है। जब तक नया बटालियन कमांडर नहीं आ जाता, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा और वह नाम पट्टिका तुरंत हटा दी जाए। उनका आदेश दृढ़ था। यह मेजर विक्रम के निशान को उस इकाई से पूरी तरह से मिटाने की इच्छा का एक बयान था। कमांड सेंटर से निकलते समय उन्होंने एक अंतिम वाक्य जोड़ा, कल सुबह 5:100 बजे बटालियन के सभी सदस्य पूरे लड़ाकू साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। मैं व्यक्तिगत रूप से एक शारीरिक परीक्षण शुरू करूंगी। जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे, वे बेहतर तैयारी कर लें। उन शब्दों को छोड़कर वह हवा की तरह गायब हो गईं। कमांड सेंटर में बचे हुए अधिकारी कुछ देर के लिए केवल भौंचक के खड़े रहे। ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी एक तूफान की चपेट में आए हों। मेजर विक्रम का युग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और एक नया युग, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा भयावह और अप्रत्याशित था, अभी अभी शुरू हुआ था। वे आने वाले नारकीय प्रशिक्षण और परिवर्तन के बवंडर की कल्पना करके कांप उठे। अध्याय 4, स्टील की कमांडर। सुबह की हवा हड्डियों में चुभने वाली ठंडी थी। भोर होने से पहले घने अंधेरे के बीच सैकड़ों सैनिक पूरे लड़ाकू साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड में पंक्तिबद्ध हो चुके थे। ठीक 5:100 बजे, जैसा कि वादा किया गया था, कमांडर अनन्या शर्मा एक कमांड जीप में परेड ग्राउंड में दिखाई दी। उन्होंने लड़ाकू वर्दी पहन रखी थी। उनके बाल कसकर बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर छलावरण क्रीम भी लगी हुई थी। जिन सैनिकों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कमांडर सीधे प्रशिक्षण में भाग लेंगी, वे फुसफुसाने लगे। अनन्या शर्मा पोडियम पर चढ़ीं और माइक्रोफोन पकड़ा। उनकी आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से गूंजी, सुबह की ठंडी हवा को चीरती हुई। आज से पैरा एसएफ में सभी प्रशिक्षण का नेतृत्व मैं सीधे करूंगी। पहला शारीरिक परीक्षण है। एक पैरा एसएफ सैनिक के लिए एक मजबूत शरीर ही सब कुछ का आधार है।
इसे अपने शरीर से साबित करो, शब्दों से नहीं। साबित करो कि तुम सबसे अच्छे हो। बोलना समाप्त करने के बाद वह पोडियम से उतरी और सबसे आगे की पंक्ति की ओर बढ़ी। फिर उन्होंने अपना खुद का लड़ाकू बैकपैक पहना, अन्य सैनिकों के समान वजन वाला बैकपैक। उन्होंने सैनिकों को चिल्लाकर कहा, मेरे पीछे आओ। हमारा लक्ष्य मुख्यालय के पीछे की पहाड़ी की चोटी है। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई छूटता है तो हम सब फिर से शुरू करेंगे। उनके आदेश के साथ सैकड़ों सैनिक एक साथ दौड़ने लगे। शुरुआत में सभी को लगा कि यह किया जा सकता है, लेकिन अनन्या शर्मा की दौड़ने की गति धीमी होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। खड़ी चढ़ाई वाली सड़कें सामने आने लगीं, सांसें फूलने लगीं। कंधों पर दबाव डालने वाले बैकपैक का बोझ हजारों टन जैसा महसूस हो रहा था। सैनिकों की पंक्ति थोड़ी अव्यवस्थित होने लगी। हर बार ऐसा होने पर अनन्या शर्मा की तेज चीख सुनाई देती थी, पंक्ति नहीं बना सकते, अपने बगल वाले साथी पर ध्यान दो। पैरा एसएफ अकेले लड़ने वाली सेना नहीं है। वह कभी कभी सबसे थके हुए सैनिक का बैकपैक उठाने में मदद करती और पीछे रह गए सैनिक की पीठ को प्रोत्साहित करने के लिए धकेलती। उन्होंने खुद थकान का कोई संकेत नहीं दिखाया, जैसे कि वह स्टील की बनी हो। उन्हें देखकर सैनिकों ने अपने दांत भींच लिए। उनकी कभी हार न मानने की भावना भड़क उठी। अगर उनकी कमांडर एक महिला इस तरह से टिक सकती है तो उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ घंटे बीत गए। अंत में सभी सैनिक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। कोई भी पीछे नहीं छूटा था। सैनिक हांफते हुए वहीं गिर पड़े। उनके पूरे शरीर की मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन उनके दिलों में कुछ गर्म जलने लगा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक पल भी आराम किए बिना प्रशिक्षण व्यक्तिगत मुकाबले के साथ जारी रहा। अनन्या शर्मा ने एक प्रशिक्षक के रूप में काम किया। कंटीले तारों के नीचे से सबसे नीचे रेंगने का तरीका और सबसे तेज और सटीक हरकतों के साथ लक्ष्य को निष्क्रिय करने का तरीका दिखाया। उनकी हरकतें एकदम सही थीं, बिना किसी व्यर्थ हरकत के। ठीक वैसे ही जैसे मैनुअल में है, तुम्हारा शरीर देश की रक्षा के लिए एक हथियार है। हथियारों को हमेशा उनकी सर्वोत्तम स्थिति तक तेज और धारदार बनाया जाना चाहिए। अपने दिमाग को केंद्रित करो। वास्तविक लड़ाई में एक छोटी सी गलती का मतलब मौत है। प्रशिक्षण सूर्यास्त तक जारी रहा। धूल और पसीने से लथपथ सैनिक इतने थक गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखों की चमक पहले से अलग थी। मेजर विक्रम की कमान के तहत प्रशिक्षण केवल समय बिताने की एक औपचारिकता थी, लेकिन अनन्या शर्मा के साथ प्रशिक्षण अलग था। हर पल एक वास्तविक लड़ाई थी। हर प्रक्रिया जीवित रहने के लिए एक जानलेवा संघर्ष था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे पैरा एसएफ सैनिक क्यों हैं और उन्हें किस लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अनन्या शर्मा ने सभी सैनिकों को भोजन कक्ष में इकट्ठा किया। फिर वह बूफे टेबल की सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी हुई और व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को चावल और साइड डिश परोसे। एक कमांडिंग जनरल को भोजन परोसने के अप्रत्याशित दृश्य को देखकर सैनिक असहज हो गए। खूब खाओ, कल आज से ज्यादा भारी होगा, उन्होंने हर सैनिक की थाली भरते हुए धीरे से कहा। उनकी आवाज में उनके ठंडे करिश्मे के पीछे एक गर्मजोशी छिपी थी। सैनिकों ने चाव से खाया, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि चावल उनके मुंह में जा रहा है या नाक में। लेकिन वह रात का खाना सेना में शामिल होने के बाद से खाए गए किसी भी शानदार व्यंजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। उस रात बैरक थके हुए सैनिकों के खर्राटों की आवाज से भरे हुए थे, लेकिन उनके सोए हुए चेहरों पर थकान के अलावा एक अजीब संतुष्टि और आशा झलक रही थी। उन्होंने एक नर्क जैसा दिन बिताया था, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी महसूस किया था, जैसे कि वे एक सच्चे सैनिक के रूप में फिर से पैदा हुए हों। कमांडर अनन्या शर्मा, वह केवल एक कमांडर नहीं थीं, वह एक शक्तिशाली चेतना पुनर्स्थापना दवा थीं जिसने पैरा एसएफ की सोई हुई क्रूरता को जगाया, और एक शॉक थेरेपी थी जिसने भ्रष्टाचार और आलस्य से भीगे हुए इकाई के दिल को फिर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। वह बटालियन बदल रही थी नहीं, पूरा पैरा एसएफ अपनी जड़ों से हिल रहा था, एक बड़े परिवर्तन के बवंडर में खिंच रहा था, और इसके केंद्र में अनन्या शर्मा नाम की एक स्टील की महिला थी। अध्याय 5, भ्रष्टाचार के जाल का पर्दाफाश। अनन्या शर्मा का सुधार केवल प्रशिक्षण के तरीकों में बदलाव पर ही नहीं रुका। उन्होंने अपनी इकाई में पूरी व्यवस्था को शून्य से फिर से जांचना शुरू कर दिया। अगला निशाना लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति का क्षेत्र था। उन्होंने यह पहचान लिया था कि इकाई के भीतर मेजर विक्रम की
इतनी मजबूत सत्ता की पृष्ठभूमि उनकी लड़ाकू या परिचालन क्षमता के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी स्थिति के कारण थी जो उन्हें विभिन्न हितों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती थी। विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र, जो इकाई की सामग्री का प्रबंधन और वितरण करता था, लंबे समय से एक पुरानी समस्या का क्षेत्र रहा था, जिसका कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खुद को समृद्ध करने के लिए दुरुपयोग किया जाता था। एक दिन उन्होंने लॉजिस्टिक्स गोदाम का औचक और गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया। लॉजिस्टिक्स के सेक्शन हेड और गोदाम के प्रमुख पीले पड़ गए। मेजर विक्रम की छत्रछाया में उन्होंने ईंधन, भोजन और यहां तक कि कुछ प्रशिक्षण उपकरणों को व्यक्तिगत लाभ के लिए गबन करने के लिए सूची रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ी चतुराई से हेरफेर किया था। औचक निरीक्षण के आदेश पर उन्होंने बहीखातों में हेरफेर करने और कहानी को मिलाने के लिए पूरी रात जागकर काम किया, लेकिन वे अनन्या शर्मा की आंखों को धोखा नहीं दे सके। अनन्या शर्मा लेखा और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों के साथ सीधे गोदाम में आईं। उन्होंने हर रिकॉर्ड की शीट को ध्यान से जांचा और तीखे सवाल किए। यह ईंधन का ड्रम रिकॉर्ड के अनुसार पूरा भरा होना चाहिए। यह इतना हल्का क्यों है? इसे सीधे तौलने की कोशिश करो। पिछले साल लाए गए नए मॉडल के लड़ाकू जूते, ये अभी भी बक्सों में क्यों ढेर हैं? ऐसा लगता है जैसे ये कभी सैनिकों को बांटे ही नहीं गए। यह गोला बारूद, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया गया है, उपयोग का रिकॉर्ड वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम से मेल नहीं खाता है। यह मात्रा का अंतर कहां गायब हो गया? उनकी आलोचना इतनी विशिष्ट और सटीक थी कि लॉजिस्टिक्स के सेक्शन हेड कोई बहाना भी नहीं दे सके। वह केवल अपना सिर झुका सके, जबकि ठंडा पसीना बह रहा था। अनन्या शर्मा ने दस्तावेजों का ढेर मेज पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, यह सैन्य संपत्ति का वास्तविक गबन है और देश के प्रति विश्वासघात का कार्य है। इसमें शामिल सभी पक्षों को तुरंत निष्क्रिय करें और इस मामले को जांच के लिए सौंप दें। उनका आदेश तुरंत लागू किया गया। लॉजिस्टिक्स के सेक्शन हेड, गोदाम के प्रमुख और कई अन्य अधिकारी जो लाभ लेने के लिए उनके साथ मिलीभगत कर रहे थे, एक एक करके सैन्य पुलिस द्वारा ले जाए गए। इस घटना ने पूरी इकाई को एक बड़ा झटका दिया। लॉजिस्टिक्स में भ्रष्टाचार की प्रथा, जो अब तक एक खुला रहस्य थी, अंततः सामने आ गई और अपराधियों को बिना किसी दया के दंडित होते देखकर सैनिकों ने भय के साथ साथ संतुष्टि भी महसूस की। विशेष रूप से निचले रैंक के सैनिक, जो हमेशा पुराने और कम उपकरणों के कारण पीड़ित रहते थे, उन्होंने अपने नए कमांडर के दृढ़ कार्यों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। अनन्या शर्मा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने इकाई के बजट के उपयोग के सभी विवरण प्रकाशित किए और एक ऐसी प्रणाली शुरू की जहां सैनिक सीधे बजट के उपयोग की प्राथमिकताओं का प्रस्ताव कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने बजट के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों से युक्त एक इकाई परिचालन मूल्यांकन समिति का गठन किया। उनके सुधार ने न केवल भ्रष्टाचार की श्रृंखला को तोड़ा, बल्कि सिस्टम को ही अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनाने की दिशा में भी काम किया। इस बदलाव ने स्वाभाविक रूप से उन समूहों से तीव्र प्रतिरोध को जन्म दिया जो अब तक मेजर विक्रम की छत्रछाया में परजीवी बने हुए थे। वे कमांड के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने लंबे समय से मेजर विक्रम के साथ एक सहजीवी संबंध बना रखा था और लाभ साझा किया था। साथ ही स्थानीय व्यवसायी भी थे जो सैन्य सामानों की खरीद में मिलीभगत करते थे। अनन्या शर्मा के सुधार से अपने हितों को खतरे में महसूस करते हुए उन्होंने उन्हें गिराने के लिए पर्दे के पीछे साजिशें रचना शुरू कर दी। उन्होंने इस तथ्य का जमकर फायदा उठाया कि अनन्या शर्मा एक महिला थीं। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं, जैसे एक महिला के नेतृत्व वाली इकाई, उसकी युद्धक शक्ति निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी, या उसका मनमाना और भावनात्मक नेतृत्व इकाई को खतरे में डाल रहा है। यहां तक कि उन्होंने उनके निजी जीवन के बारे में भी बदनामी की और इसे कमांड के वरिष्ठों को गुमनाम पत्रों के रूप में भेजा। लेकिन अनन्या शर्मा डगमगाई नहीं। हर आरोप का जवाब देने के बजाय उन्होंने अधिक गहन प्रशिक्षण और वास्तविक परिणामों के साथ अपनी क्षमता साबित की। उनके नेतृत्व वाली इकाई ने विभिन्न संयुक्त अभ्यासों में अन्य इकाइयों की तुलना में कहीं बेहतर क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। सैनिकों का मनोबल और उनकी इकाई के प्रति उनका गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया।
एक दिन अनन्या शर्मा को एक गुमनाम सूचना मिली। इसका सार चौंकाने वाला था। मेजर विक्रम का भ्रष्टाचार केवल इकाई स्तर पर गबन नहीं था, बल्कि एक विशाल भ्रष्टाचार नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें कमांड के एक निश्चित जनरल और एक सैन्य आपूर्तिकर्ता कंपनी शामिल थी। मुखबिर ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उसने दावा किया कि उसके पास महत्वपूर्ण सबूत हैं जो मेजर विक्रम के अपराध को साबित कर सकते हैं। उस सबूत को सौंपने की शर्त के रूप में उसने सुरक्षा की गारंटी और यह वादा मांगा कि इसमें शामिल सभी लोगों को यथासंभव कड़ी सजा दी जाएगी। अनन्या शर्मा ने अपनी सहज प्रवृत्ति महसूस की। यह भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ने का एक सुनहरा अवसर था और साथ ही एक अपरिहार्य परीक्षा भी थी, जो उन्हें उन शक्तियों के साथ सीधे टकराव में ले जाएगी जो उन्हें निशाना बना रही थीं। उन्होंने चुपचाप टेलीफोन का रिसीवर उठाया। उनकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और तीखी हो गई थी। एक बड़ा युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला था। अध्याय 6, छाया में युद्ध। गुमनाम मुखबिर ने अनन्या शर्मा को एक गुप्त बैठक के स्थान और समय की जानकारी दी। वादा किया गया स्थान एक सुनसान ग्रामीण इलाके में एक पुराना वीरान कारखाना था, जो मुख्यालय से बहुत दूर था। काली घनी रात के बीच अनन्या शर्मा केवल न्यूनतम सुरक्षा के साथ बैठक स्थल की ओर बढ़ी। उनका मन विचारों से उथल पुथल था। यह एक जाल हो सकता था। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह उन शक्तियों द्वारा बिछाया गया एक जाल था जो उनसे छुटकारा पाना चाहती थीं। लेकिन उन्हें जाना ही था। वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकती थीं, जो शायद इस सारे भ्रष्टाचार के सरगना का पर्दाफाश करने का एकमात्र तरीका था। पुराने कारखाने का भीतरी भाग डरावना महसूस हो रहा था। मंद चांदनी की मदद से अंदर घुसते ही एक आदमी वादा किए गए स्थान पर एक छाया की तरह खड़ा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और वह लगातार चारों ओर देख रहा था। उसे देखते ही अनन्या शर्मा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह एक सिपाही था जो हाल ही में दूसरी इकाई में स्थानांतरित होने से पहले मेजर विक्रम का ड्राइवर हुआ करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने निश्चित रूप से मेजर विक्रम की सभी मनमानी और अपराधों को सबसे करीब से देखा होगा। अनन्या शर्मा को देखकर सिपाही रमेश लगभग रो पड़ा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हकलाते हुए उसने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसने देखा और अनुभव किया था। वह क्षण जब मेजर विक्रम ने ईंधन गबन करने के लिए लॉजिस्टिक्स के सेक्शन हेड के साथ मिली भगत की थी, जब उसने एक ठेकेदार से रिश्वत ली थी, यहां तक कि जब वह कमांड के एक अधिकारी जनरल वीरेंद्र से मिला था और एक गुप्त बातचीत की थी। मेजर विक्रम के आदेश पर उसने चुपके से उन सभी वार्ताओं को रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कहा कि यद्यपि उसे अपनी जान का खतरा था, उसने हिम्मत की क्योंकि उसे विश्वास था कि अनन्या शर्मा इस बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर पाएंगी। सिपाही रमेश द्वारा सौंपी गई रिकॉर्डिंग फाइल और गुप्त नोटबुक की प्रतियां बहुत चौंकाने वाली थीं। इसमें मेजर विक्रम के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा था। यह एक विशाल भ्रष्टाचार श्रृंखला का ठोस सबूत था, जिसमें सैन्य अधिकारी और ठेकेदार वर्षों से व्यवस्थित रूप से रक्षा बजट का गबन करने के लिए मिलीभगत कर रहे थे। जनरल वीरेंद्र उस श्रृंखला के शीर्ष पर एक प्रमुख व्यक्ति था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कुछ कंपनियों के लिए खरीद निविदाएं जीतने के लिए किया और बदले में बड़ी मात्रा में रिश्वत प्राप्त की। मेजर विक्रम ने मैदान में उसके दाहिने हाथ के रूप में काम किया। उन सबूतों की जांच करते समय अनन्या शर्मा ने अपने पूरे शरीर को गुस्से से कांपते हुए महसूस किया। यह तथ्य कि जो सैनिक देश की रक्षा करने वाले थे, वे अपने व्यक्तिगत लालच के लिए देश की नींव को ही खोखला कर रहे थे, ने उन्हें बहुत अपमानित महसूस कराया। उन्होंने सिपाही रमेश का कंधा पकड़ा और उसे खड़े होने में मदद की। तुम बहुत डरे हुए होगे, तुम बहुत डरे हुए होगे, लेकिन तुमने असाधारण साहस दिखाया है। मैं इस मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगी ताकि तुम्हारा साहस व्यर्थ न जाए। तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं दूंगी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों को सिपाही रमेश को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। उस रात वह अपने कमांड रूम में पूरी रात जागती रहीं। उनके सामने दो विकल्प थे। पहला, इस सबूत को अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना और इस मामले को आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार संभालना। लेकिन जनरल वीरेंद्र के प्रभाव को देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना थी कि इस मामले को ठीक से संभाला जाएगा। इसके बजाय
सबूत नष्ट किए जा सकते थे और मुखबिर सिपाही रमेश और खुद वह खतरे में पड़ सकती थीं। दूसरा विकल्प इस मामले को कमांड के माध्यम से बिना बताए लीक करना था। इसे सीधे मीडिया या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देकर एक चरम तरीका अपनाना जो सैन्य संगठन की नैतिकता का उल्लंघन करता। यह एक खतरनाक जुआ था जिसमें उनका पूरा करियर दांव पर लगा था। उनका विचार विमर्श लंबा नहीं चला। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि सड़ी हुई टहनियों को काटना ही काफी नहीं है, जो जड़ें सड़ चुकी हैं उन्हें ही उखाड़ना होगा। उन्होंने सूर्योदय की प्रतीक्षा की और फिर एक मास मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार से संपर्क किया जिसे वह पहले से जानती थीं। उन्होंने उस पत्रकार को अपने पास मौजूद सबूतों का एक छोटा सा हिस्सा लीक किया और बड़े पैमाने पर सैन्य सामानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार पर एक खोजी रिपोर्ट का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सेना की आंतरिक निरीक्षण एजेंसी को भी गुमनाम रूप से जानकारी भेजी। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि एक साथ दो तरफ से दबाव जनरल वीरेंद्र और उनके साथियों के लिए भागने के सभी रास्ते बंद कर देगा। कुछ दिनों बाद एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के पहले पन्ने पर एक मुख्य समाचार छपा जिसका शीर्षक था पैरा एसएफ के हथियारों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार, उच्च सैन्य अधिकारियों की संलिप्तता का संकेत। इस खबर ने तुरंत ही एक जबरदस्त झटके की लहर पैदा कर दी। जनता की राय उबल पड़ी और रक्षा मंत्रालय ने स्थिति को शांत करने के लिए एक गहन जांच का वादा किया। जैसा कि अनन्या शर्मा ने अनुमान लगाया था, सेना की आंतरिक निरीक्षण एजेंसी को जनता के दबाव से मजबूर होकर जांच शुरू करनी पड़ी। जनरल वीरेंद्र और उनके साथी बहुत गुस्से में थे। उन्हें एहसास हो गया था कि इस सब के पीछे अनन्या शर्मा थीं। उन्होंने जांच में बाधा डालने और मामले को दबाने तथा ढकने की कोशिश करने के लिए अपने सभी कनेक्शन और शक्ति का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अनन्या शर्मा से छुटकारा पाने के लिए एक और चालाक योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनन्या शर्मा के नेतृत्व वाली इकाई में एक बड़ी दुर्घटना को भड़काने की योजना बनाई। फिर कमांड की जिम्मेदारी उन पर डालकर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। विशेष बलों का प्रशिक्षण हमेशा जोखिम से भरा होता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इसे एक दुर्घटना के रूप में छिपाया जा सके तो यह एक आदर्श परिदृश्य होगा। भ्रष्ट शक्तियों का जवाबी हमला शुरू हो गया था। अनन्या शर्मा अब एक बड़े संकट में थीं। उन्हें एक विशाल राक्षस के खिलाफ अकेले लड़ना था। अध्याय 7 घातक जाल। जनरल वीरेंद्र और उनके लोगों ने सावधानी से काम किया। उनका लक्ष्य अनन्या शर्मा की इकाई की एक टीम को आगामी बड़े पैमाने के सामरिक अभ्यास के दौरान एक घातक दुर्घटना का शिकार बनाना था जिसे छिपाया जा सके। उन्होंने अभ्यास योजना में कमजोरियों का विश्लेषण किया और योजना को अंजाम देने के लिए इकाई के भीतर मेजर विक्रम के बचे हुए वफादारों को भर्ती किया। उनकी योजना रात में पर्वतारोहण घुसपैठ अभ्यास के दौरान एक विशेष टीम द्वारा उपयोग की जाने वाली रस्सी को नुकसान पहुंचाना था। यदि घने अंधेरे में दर्जनों मीटर की चट्टान से उतर रहे सैनिक रस्सी टूटने के कारण गिर जाते तो कोई भी इसे एक जानबूझकर की गई दुर्घटना के रूप में संदेह नहीं करता और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कमांडर अनन्या शर्मा पर आ जाती, क्योंकि उन्होंने एक जोखिम भरा अभ्यास थोपा था। अनन्या शर्मा ने सहज रूप से अपने पास आते एक अदृश्य खतरे को महसूस किया। खरीद भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद उन्होंने मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी और अभ्यास की तैयारियों की जांच सामान्य से कई गुना अधिक सावधानी से करने का आदेश दिया। विशेष रूप से उपकरणों की सुरक्षा जांच के मामले में उन्होंने थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक एक प्रशिक्षण उपकरण की जांच की और जिस भी उपकरण में थोड़ी सी भी अनहोनी होती उसे तुरंत फेंक दिया जाता और नए से बदल दिया जाता। अभ्यास से एक रात पहले अनन्या शर्मा अंतिम अभ्यास योजना की जांच करते हुए जाग रही थीं। अचानक उनके कार्यालय के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनाई दी। जब दरवाजा खुला तो वहां सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ तनावपूर्ण चेहरे के साथ खड़े थे। वह युवा अधिकारी थे जिन्होंने पहली डिनर रात में मेजर विक्रम की क्रूरता को सीधे देखा था। अनन्या शर्मा के आगमन के बाद से वह प्रशिक्षण में सबसे उत्साही लोगों में से एक थे और अपनी इकाई के नए चेहरे पर एक मजबूत विश्वास दिखाया था। कमांडर, मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उनके हाथ में
उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक कसकर पकड़ रखी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोलना शुरू किया। कुछ दिन पहले एक सार्जेंट मेजर, जो मेजर विक्रम के भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उनके पास आए थे। सार्जेंट मेजर ने उनसे चुपके से रात के घुसपैठ अभ्यास में एक विशेष टीम की रस्सी को उस रस्सी से बदलने के लिए कहा था जो उन्होंने दी थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ ने सहमत होने का नाटक किया और फिर चुपके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और जो रस्सी उन्हें दी जाने वाली थी उसे छिपा दिया। लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ द्वारा सौंपी गई रस्सी पहली नजर में सामान्य लग रही थी, लेकिन जब अनन्या शर्मा ने दस्ताने पहने और उसे ध्यान से जांचा तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित हिस्सा दूसरे हिस्सों की तुलना में थोड़ा पतला था और एक तेज उपकरण से जानबूझकर बनाए गए नुकसान के निशान थे। यदि कोई सैनिक इस रस्सी का उपयोग करता तो यह निश्चित रूप से चट्टान से उतरते समय भार सहन करने में असमर्थ होने के कारण टूट जाती। सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह उनके लिए बिछाया गया एक घिनौना जाल था। अनन्या शर्मा की आंखों की चमक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उनका गुस्सा चरम पर था, लेकिन वह शांत रहीं। उन्हें अभी भावनात्मक रूप से कार्य नहीं करना था। उन्हें दुश्मन की योजना का उपयोग करके उनकी सड़ांध को दुनिया के सामने उजागर करना था। उन्होंने लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुमने इस इकाई को बचाया है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब से बस मेरे आदेशों का पालन करो। अनन्या शर्मा ने तुरंत एक योजना तैयार की। उन्होंने लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ को योजना के अनुसार सार्जेंट मेजर से टूटी हुई रस्सी का उपयोग करने का नाटक करने का निर्देश दिया। फिर अभ्यास के दिन वे एक और सुरक्षित रस्सी का उपयोग करेंगे, लेकिन दुश्मन को धोखा देने के लिए इसे एक दुर्घटना के रूप में छिपाएंगे। साथ ही उन्होंने इस सारी साजिश के पीछे के सरगना को मौके पर ही पकड़ने के लिए भरोसेमंद सैन्य पुलिस जांचकर्ताओं को चुपके से तैनात किया। अभ्यास के दिन पहाड़ों में घने अंधेरे के बीच रात का घुसपैठ अभ्यास शुरू हुआ। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। साजिशकर्ताओं का मानना था कि उनकी योजना सफल हो गई है और वे शांत महसूस कर रहे थे। जब लक्ष्य बिंदु पर रस्सी से उतरना शुरू हुआ तो अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और संचार टूट गया। एक दुर्घटना का संकेत देने वाली लाल आग की लपटें रात के आकाश को चीर गईं। दुर्घटना की खबर सुनकर जनरल वीरेंद्र ने संतोष की मुस्कान दी। उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी योजना अनन्या शर्मा को एक जोखिम भरे अभ्यास को थोपने के कारण हुई। दुखद दुर्घटना के लिए दोषी ठहराना और मीडिया में उनकी कमांड जिम्मेदारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना था। लेकिन जब वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उनका इंतजार गिरे हुए सैनिकों के शवों का नहीं था। वहां स्वस्थ और सुरक्षित सैनिकों के साथ अनन्या शर्मा खड़ी थीं, जो उन्हें ठंडी नजरों से देख रही थीं, और सैन्य पुलिस के सदस्य जो घात लगाए बैठे थे। अनन्या शर्मा ने टूटी हुई रस्सी और लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौड़ द्वारा सुरक्षित की गई रिकॉर्डिंग को जनरल वीरेंद्र के सामने फेंक दिया। जनरल वीरेंद्र, आपका गंदा खेल खत्म हो गया है। आप अब एक सैनिक नहीं हैं, बल्कि हत्या के प्रयास के एक संदिग्ध और देश के गद्दार हैं। जनरल वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ एक जाल था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैन्य पुलिस के सदस्य पास आए और उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी अंतिम प्रतिरोध के रूप में पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उनकी चीखें घने जंगल के बीच केवल एक खोखली गूंज बनकर रह गईं। भ्रष्ट शक्ति का दिल आखिरकार धड़कना बंद कर दिया था। लेकिन अनन्या शर्मा जानती थीं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत थी। अब उन्हें पूरी सेना के एक बड़े प्रतिरोध का सामना करने की नियति का सामना करना था। अध्याय 8, अलगाव और नई ताकतें। जनरल वीरेंद्र और उनके लोगों के घटना स्थल पर पकड़े जाने के साथ खरीद भ्रष्टाचार के मामले की पूरी साजिश और अभ्यास में दुर्घटना को छिपाने का प्रयास उजागर होने लगा। सेना में हड़कंप मच गया। एक सक्रिय जनरल द्वारा अपने अधीनस्थों को मारने की कोशिश करने की एक अभूतपूर्व घटना ने रक्षा मंत्री को जनता से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मीडिया ने इस मामले को हर दिन बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया और जनता का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। सेना के प्रति अविश्वास व्यापक रूप से फैल गया और पूरी सेना का सम्मान सबसे निचले स्तर पर आ गया। अनन्या शर्मा इस मामले की सच्चाई को उजागर करने वाली एक नायिका बन गईं। उनकी दृढ़ता और
साहस को समाज के कई वर्गों से समर्थन मिला, लेकिन सेना के भीतर का दृष्टिकोण उतना अच्छा नहीं था। विशेष रूप से जनरल वीरेंद्र की पीढ़ी के वरिष्ठ जनरल या जो उनके क्षणी थे, उन्होंने अनन्या शर्मा को एक गद्दार माना जिसने सेना के सामंजस्य को नष्ट कर दिया और संगठन की शर्मिंदगी को उजागर किया और खुले तौर पर दुश्मनी दिखाई। उन्होंने एक बार फिर उनके लिंग के मुद्दे को उठाया, उनके नेतृत्व पर बहुत आक्रामक और सत्तावादी होने का आरोप लगाया, जिससे सैन्य संगठन में अनावश्यक अराजकता पैदा हुई। जब वे औपचारिक तरीकों से उन पर हमला नहीं कर सके तो उन्होंने उन्हें और भी चालाक और घिनौने तरीकों से दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनन्या शर्मा के नेतृत्व वाले पैरा एसएफ के लिए बजट आवंटन कम कर दिया और जानबूझकर उन्हें नवीनतम उपकरणों की खरीद की प्राथमिकता में सबसे अंतिम स्थान पर रखा। इसके अलावा उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न इकाई सुधार प्रस्तावों को हमेशा बाधित करके उनके कमांड की गतिविधियों में बाधा डाली। यहां तक कि उन्होंने उनके प्रति वफादार अधीनस्थों को दूसरी इकाइयों में स्थानांतरित करके उनके हाथ और पैर काटने की भी कोशिश की। अनन्या शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दुश्मनों से घिरे एक द्वीप पर अकेली हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि उनके अधीनस्थ और समाज उनका समर्थन करते हैं। बाहर से जितना अधिक दबाव बढ़ता, वह आंतरिक रूप से मजबूत होने पर उतना ही अधिक ध्यान केंद्रित करती। सीमित बजट और पुराने उपकरणों के साथ खराब परिस्थितियों में उन्होंने रचनात्मक प्रशिक्षण विधियों का विकास किया और अपनी इकाई की युद्धक शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सैनिकों की मानसिक शक्ति को अधिकतम किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, यह उन्नत उपकरण और बड़ा बजट नहीं है जो हमें मजबूत बनाता है। जो हमें वास्तव में मजबूत बनाता है वह है किसी भी बुरी परिस्थिति में कार्य को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और साथ ही सैनिकों पर जलता हुआ विश्वास। दुश्मन हमारे हाथ और पैर बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे हमारी आत्मा को नहीं बांध सकते। उनकी ईमानदारी सैनिकों तक पहुंची। सभी तरह की कमियों के माहौल के बीच सैनिकों ने एक भी शब्द की शिकायत के बिना प्रशिक्षण लिया। उन्होंने खुद पुराने उपकरणों की मरम्मत की, कम लॉजिस्टिक्स को बचाया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। वास्तव में यह कठिनाई एक ऐसा क्षण बन गई जिसने पूरी इकाई की एकता को मजबूत किया। अनन्या शर्मा और उनके अधीनस्थ अब केवल वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध के रूप में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु को साझा करने वाले ठोस साथी सैनिकों के रूप में एकजुट होने लगे। इस स्थिति के बीच एक अप्रत्याशित दिशा से मदद मिली, यानी सेना के भीतर के ईमानदार युवा अधिकारी। वे लंबे समय से सेना में भ्रष्टाचार और कठोर संस्कृति से तंग आ चुके थे, लेकिन बड़ी स्थापित शक्तियों के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अनन्या शर्मा के आगमन ने उन्हें साहस और आशा दी। उन्होंने चुपके से बैठकें की और अनन्या शर्मा के सुधारों का समर्थन करने और उन्हें बाहरी दबावों से बचाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। इसके अलावा खरीद भ्रष्टाचार के मामले के बाद गठित रक्षा प्रहरी नामक एक गैर सरकारी संगठन भी अनन्या शर्मा का एक मजबूत समर्थक बन गया। उन्होंने सेना में बजट के उपयोग और स्थानांतरण प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की और अनन्या शर्मा के प्रति निर्देशित अनुचित दबावों को सार्वजनिक क्षेत्र में उठाया। स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। अनन्या शर्मा को अलग थलग करने के स्थापित शक्तियों के प्रयासों का वास्तव में विपरीत प्रभाव पड़ा। इसने सेना के भीतर सुधारवादी ताकतों को एकजुट किया और बाहर से निगरानी की आवाज को मजबूत किया। अनन्या शर्मा की लड़ाई अब अकेली लड़ाई नहीं रही थी। यह सड़ी हुई और भ्रष्ट पुरानी पीढ़ी के अवशेषों और एक नई पारदर्शी सेना बनाने की इच्छा रखने वाली भविष्य की ताकतों के बीच एक अपरिहार्य आमने सामने के युद्ध में विकसित हो गई थी। और उस बड़े युद्ध की दिशा जल्द ही आने वाली एक और बड़ी परीक्षा द्वारा निर्धारित की जाएगी। अध्याय 9, अस्तित्व की लड़ाई। जैसे जैसे अनन्या शर्मा और सुधारवादी ताकतों की स्थिति व्यापक होती गई, रूढ़िवादी सैन्य अधिकारियों का जवाबी हमला और भी तेज हो गया। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अनन्या शर्मा पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने से वह नहीं गिरेंगी। इसके बजाय उन्होंने उस अस्तित्व को पंगु बनाने की योजना बनाई जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थीं और जिस पर विश्वास करती थीं, यानी उनके नेतृत्व वाली पैरा एसएफ इकाई। उनकी योजना अनन्या शर्मा के नेतृत्व वाली मुख्य इकाई को इकाइयों के विलय
और पुनर्गठन की आड़ में भंग करना और उसके विशिष्ट सैनिकों को अन्य इकाइयों में फैलाना था। यह एक चालाक कार्रवाई थी जो अनन्या शर्मा के कमांड के आधार को नष्ट करने और उन्हें एक कठपुतली कमांडर बनाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से छिपी हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने अचानक रक्षा दक्षता के बहाने कुछ पैरा एसएफ इकाइयों के विघटन और पुनर्गठन की योजना की घोषणा की। संयोग से विघटन का लक्ष्य बनने वाली इकाइयां वे थीं जिन्होंने अनन्या शर्मा के आगमन के बाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था और उनके सुधार का प्रतीक बन गई थीं। कोई भी देख सकता था कि यह स्पष्ट रूप से उन्हें लक्षित करने वाली एक कार्रवाई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया कि यह सेना के भविष्य के लिए एक तर्कसंगत निर्णय था। इस खबर ने इकाई में भारी उथल पुथल मचा दी। सैनिक गुस्से और विश्वासघात की भावना से भर गए थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्हें जो मिला वह एक अनुचित राजनीतिक निर्णय था जिसने उनके पसीने और प्रयासों की अनदेखी की। कुछ सैनिकों ने तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की भी हरकत दिखाई। इकाई का मनोबल बहुत गिर गया और अनन्या शर्मा ने अपने आगमन के बाद से जो कुछ भी बड़ी मेहनत से बनाया था वह विनाश के कगार पर था। एक पल में अनन्या शर्मा ने अपनी नियुक्ति के बाद से अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। वह रात भर सो नहीं सकी, उथल पुथल में घिरी रहीं। यदि वह वरिष्ठों के आदेशों को अस्वीकार करती और सामूहिक कार्रवाई करती तो इसे एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भूलकर अवज्ञा माना जाता। लेकिन यदि वह इस अनुचित निर्णय को ऐसे ही स्वीकार कर लेती तो वह उन अधीनस्थों को खो देती जिन्होंने उन पर विश्वास किया था और उनका अनुसरण किया था, साथ ही सुधार की गति भी खो देती। अगली सुबह अनन्या शर्मा ने सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया। अप्रिय अफवाहों से परेशान सैनिकों ने उन्हें उदास चेहरों से देखा। सभी ने यह देखने के लिए अपनी सांसें रोक लीं कि वह क्या निर्णय लेंगी। अनन्या शर्मा पोडियम पर चढ़ी और माइक्रोफोन पकड़ा। उनका चेहरा जागने के कारण पीला था, लेकिन उनकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और मजबूत थी। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि निराश और क्रोधित महसूस न करो। मैं भी तुम्हारी तरह इस निर्णय पर असहनीय क्रोध और अपमान महसूस कर रही हूं। उन्होंने एक पल के लिए रुका और हर सैनिक की आंखों में देखा। लेकिन हम सैनिक हैं। एक सैनिक को कभी कभी उन आदेशों का पालन करना पड़ता है जिन्हें समझा नहीं जा सकता। यही वह आधार है जो सैन्य व्यवस्था को बनाए रखता है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही बिखरने नहीं दूंगी। मैं उस पसीने और खून का बलिदान नहीं करूंगी जो हमने उनकी राजनीतिक तर्क के लिए एक साथ बहाया है। सैनिकों की आंखों की चमक कांप उठी। वह क्या कहने वाली हैं? मैंने आधिकारिक तौर पर सेना मुख्यालय को पूरी सेना में सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट इकाई के चयन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी विशेष बल, जिसमें पैरा एसएफ भी शामिल है, सबसे कठिन और यथार्थवादी मूल्यांकन के माध्यम से भारत में सर्वश्रेष्ठ इकाई का निर्धारण करने के लिए भाग लेंगे। यदि हमारी इकाई इस प्रतियोगिता में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सफल होती है तो सेना मुख्यालय के पास इकाई विघटन योजना की समीक्षा करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। वे अब हमारे अस्तित्व के मूल्य से इनकार नहीं कर पाएंगे। उनका प्रस्ताव बहुत चौंकाने वाला था। यह एक साहसिक जुआ था जो सीधे टकराव के बजाय उनकी क्षमता के माध्यम से उनके मूल्य को साबित करके अनुचित निर्णय को ही बेअसर कर देता। परेड ग्राउंड में एकत्र हुए सैनिकों के सीने फिर से जल उठे। वह क्षण जब निराशा आशा में बदल गई। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक युद्ध है जिसमें हमारा सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य दांव पर लगा है। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम इस अंतिम युद्ध में मेरे साथ सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? जैसे ही उनकी चीख खत्म हुई, परेड ग्राउंड में धरती को हिला देने वाली जय जयकार गूंज उठी। तैयार हैं कमांडर? सैकड़ों आवाजें एक हो गईं। उनकी आंखों में अब निराशा या गुस्सा नहीं था, बल्कि दृढ़ संकल्प और जलती हुई युद्ध की भावना थी। सेना मुख्यालय जनता की राय के दबाव और अन्य इकाइयों के साथ न्याय के मुद्दे के कारण अनन्या शर्मा के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। अंत में पूरी सेना में सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट इकाई के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जो सैन्य इतिहास को फिर से लिखेगा।
अनन्या शर्मा और उनके सैनिकों को अब एक अपरिहार्य अंतिम लड़ाई का सामना करना था। न केवल उनके भाग्य बल्कि पूरी सेना के भविष्य को दांव पर लगाकर। अध्याय 10 अंतिम विजय। पूरी सेना में सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट इकाई के चयन की प्रतियोगिता का आयोजन अभूतपूर्व पैमाने और तरीकों से किया गया था, जैसा कि सेना की स्थापना के बाद से कभी नहीं हुआ था। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी प्रसिद्ध विशेष बलों ने भाग लिया, जहां जटिल मिशनों को पूरा करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन 10 दिनों तक लगातार चलने वाली चरम स्थितियों में किया जाएगा। मूल्यांकन मदों में न केवल शारीरिक या निशानेबाजी कौशल शामिल था, बल्कि जटिल आधुनिक युद्ध स्थितियों में उच्च स्तरीय सामरिक निर्णय लेने की क्षमता, खुफिया विश्लेषण क्षमता, उन्नत उपकरणों को संचालित करने की क्षमता और टीम वर्क भी शामिल था। पूरी प्रतियोगिता प्रक्रिया को मीडिया के लिए पारदर्शी रूप से प्रसारित किया जाएगा, ताकि जनता सीधे भारत में सर्वश्रेष्ठ इकाई के जन्म को देख सके। अनन्या शर्मा की इकाई को सबसे खराब परिस्थितियों में खुद को तैयार करना था। चूंकि उन्हें भंग करने का कार्यक्रम था, इसलिए उन्हें अन्य इकाइयों की तरह कोई अतिरिक्त बजट या उपकरण सहायता नहीं मिली। यहां तक कि तैयारी प्रक्रिया में भी वरिष्ठों से अदृश्य दबाव और बाधाएं जारी रहीं, लेकिन कोई भी उनकी भावना को नहीं तोड़ सका। उन्होंने रात भर पुराने उपकरणों की मरम्मत की और अपने रचनात्मक तरीकों से कम प्रशिक्षण सामग्री बनाई। अनन्या शर्मा ने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी सामरिक ज्ञान और युद्ध के अनुभव को लगा दिया। वह केवल एक कमांडर नहीं थीं, बल्कि एक साथी और गुरु थीं, जो एक साथ प्रशिक्षण लेती थीं और एक साथ जागती थीं। अंत में प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला कार्य एक संयुक्त मिशन था। दुश्मन के इलाके में गहराई से घुसपैठ करना, मुख्य सुविधाओं को नष्ट करना, दुश्मन के गुप्त दस्तावेज प्राप्त करना और वापस लौटना, जबकि अन्य इकाइयां नवीनतम हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का उपयोग करके घुसपैठ कर रही थीं। अनन्या शर्मा की इकाई को तट पर उतरने के लिए पुरानी रबर की नावों का उपयोग करके भयंकर लहरों को भेदना पड़ा। सभी ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन वे वर्षों से बनाए गए मजबूत शरीर और उत्तम टीम वर्क के कारण पहले लक्ष्य बिंदु पर पहुंचने में सफल रहे। इस प्रक्रिया में उनका वास्तविक मूल्य सामने आया। जब एक अप्रत्याशित दुश्मन के घात से हमला हुआ, तो अनन्या शर्मा ने एक साहसी और रचनात्मक युक्ति का उपयोग किया, जो मैनुअल से बंधी नहीं थी, दुश्मन को धोखा देने और संकट को दूर करने के लिए। जब एक आपातकालीन स्थिति में संचार उपकरण खराब हो गए, तो सैनिकों ने पहले से तय किए गए हाथ के संकेतों और जानवरों की आवाजों का उपयोग करके बिना किसी गलती के ऑपरेशन को अंजाम दिया, ताकि संकट को दूर किया जा सके। वे एक जीवित जीव की तरह चले। एक नेता की बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता और उस पर पूरा भरोसा करने वाले टीम के सदस्यों की एक साथ हरकतें, यही वह सर्वश्रेष्ठ युद्धक शक्ति थी जो खून और पसीने से बनी थी, जिसे उन्नत उपकरण या बड़ा समर्थन कभी नहीं बना सकता था। प्रतियोगिता के दौरान अनन्या शर्मा की इकाई ने बंधक बचाव अभियान में अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन दिखाया, जबकि अन्य इकाइयों ने केवल ताकत पर भरोसा करके आभासी बंधकों का बलिदान देकर गलतियां की। उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध और धोखे की युक्तियों का उपयोग करके बिना किसी हताहत के मिशन को पूरी तरह से पूरा करने में सफलता प्राप्त की। चरम उत्तरजीविता प्रशिक्षण में भोजन और पानी की कमी के बीच उन्होंने आसपास की प्रकृति का उपयोग करके जीवित रहे और यहां तक कि घायल हुई अन्य इकाइयों के सदस्यों की मदद करके मानवता का पक्ष भी दिखाया। प्रतियोगिता देख रही जनता बहुत उत्साहित थी। उन्होंने अनन्या शर्मा की इकाई को लगातार समर्थन और प्रोत्साहन दिया, जिसने दृढ़ भावना के साथ सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन किया। सभी तरह की कमियों के बीच मीडिया ने भी हर दिन उनके प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया, उन्हें सच्चे सैनिक भावना के प्रतीक के रूप में सराहा। स्थिति पूरी तरह से उलट गई। सेना मुख्यालय, जो अनन्या शर्मा की इकाई को भंग करने की कोशिश कर रहा था, अब इस मुश्किल स्थिति में था कि उन्हें कैसे संभाला जाए, जो राष्ट्रीय नायक बन गए थे। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंतिम कार्य दिया गया। यह सबसे कठिन और जटिल अंतिम मिशन था, जिसने पिछले सभी मूल्यांकनों का सार प्रस्तुत किया। प्रत्येक इकाई को अंतिम लक्ष्य बिंदु खोजने और वहां आभासी दुश्मन कमांड मुख्यालय पर कब्जा करने के लिए बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करना। तय
ख्लाद था। अनन्या शर्मा और उनके सैनिक, जो पहले से ही बहुत थके हुए थे, ने अंतिम मिशन शुरू किया। उनकी आंखें थकान से भरी थीं, लेकिन जीतने की एक मजबूत इच्छा उनके भीतर जल रही थी। यह केवल प्रतियोगिता में एक जीत नहीं थी, यह एक अंतिम लड़ाई थी जिसमें उनकी इकाई का सम्मान और भाग्य दांव पर लगा था। अध्याय 11, एक नए युग का उदय। अंतिम मिशन सूचना। युद्ध की प्रकृति का अधिक था। प्रत्येक टीम को विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई एन्क्रिप्टेड जानकारी के टुकड़ों को प्राप्त करना था, फिर अंतिम लक्ष्य के स्थान का पता लगाने के लिए उन्हें डिक्रिप्ट करना था। इस कार्य में न केवल युद्धक क्षमता की आवश्यकता थी, बल्कि खुफिया विश्लेषण क्षमता और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में उत्कृष्टता की भी आवश्यकता थी। अनन्या शर्मा को कम आंकने वालों ने अनुमान लगाया था कि यद्यपि उनकी इकाई शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल में उत्कृष्ट थी, वे इस तरह के आधुनिक सूचना युद्ध में कमजोर होंगे। एक पूर्वाग्रह था कि उनकी इकाई पुराने उपकरणों और एनालॉग तरीकों के आदि एक पुरानी लड़ाकू इकाई थी, लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि अनन्या शर्मा के आने के बाद से वह इकाई कैसे बदल गई थी। अनन्या शर्मा ने न केवल शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि भविष्य का युद्ध सूचना और प्रौद्योगिकी का मुकाबला होगा, और उन्होंने अपने सैनिकों को साइबर युद्ध, क्रिप्टोग्राफी, डिक्रिप्शन और ड्रोन संचालन प्रौद्योगिकी में लगातार शिक्षित किया था। उन्होंने सीमित बजट को अलग रखकर पुराने कंप्यूटर और ड्रोन खरीदे और सैनिकों को सीधे पढ़ाने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। जो सैनिक शुरू में एक का क्या को धी है, इसमें सैनिक शुरू में एक साथ हर अपरिचित क्षेत्र से जूझ रहे थे, वे धीरे धीरे अनन्या शर्मा के मार्गदर्शन और संरचित शिक्षा प्रणाली के तहत पेशेवर विशेषज्ञता के स्तर पर पहुंच गए। जैसे ही मिशन शुरू हुआ, अनन्या शर्मा की इकाई ने असाधारण गति से जानकारी के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब अन्य टीमों ने शारीरिक शक्ति से बाधाओं को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने इलाके और सरल उपकरणों का उपयोग करके रचनात्मक तरीकों से आसानी से उन्हें पार कर लिया। प्राप्त एन्क्रिप्टेड संदेशों को तुरंत लैपटॉप का उपयोग करके मौके पर ही डिक्रिप्ट कर दिया गया। उनके हाथों की हरकतें एक पेशेवर हैकर की तरह तेज और सटीक थीं। प्रतियोगिता के कमांड सेंटर से देख रहे जजों और अन्य इकाइयों के कमांडरों को अपनी हैरानी रोक नहीं पा रहे थे, विशेष रूप से वे जिन्होंने अनन्या शर्मा की इकाई को कम करके आंका था। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह वह पैरा एसएफ की तस्वीर नहीं थी जिसे वे जानते थे। यह मजबूत शरीर और तेज दिमाग वाले एक पूर्ण संकर सैनिक की तस्वीर थी। अंत में अनन्या शर्मा की इकाई पहली थी जिसने सभी जानकारी के टुकड़ों को मिलाकर यह पता लगाया कि अंतिम लक्ष्य का स्थान एक परित्यक्त भूमिगत बंकर था। लेकिन जब वे बंकर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही दो अन्य विशिष्ट इकाइयां पहुंच चुकी थीं और एक दूसरे का सामना कर रही थीं। वे एक दूसरे पर नजर रख रहे थे और पहले अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बंकर का भीतरी भाग निश्चित रूप से एक जटिल भूल भुलैया जैसा था। स्पष्ट रूप से बारूदी सुरंगें और आभासी दुश्मन थे जो हर जगह छिपे हुए थे। जो भी पहले अंदर जाता, उसे निश्चित रूप से सबसे बड़ा नुकसान होता। बढ़ते तनाव के बीच अनन्या शर्मा ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने उन दोनों इकाइयों के कमांडरों को एक रेडियो संदेश भेजा और एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभियान का प्रस्ताव रखा। अगर हम यहां एक दूसरे की ताकत खत्म कर देते हैं, तो यह सभी पक्षों के लिए हानिकारक होगा। आइए हम प्रत्येक इकाई की उत्कृष्टता के अनुसार भूमिकाएं बांट लें और लक्ष्य पर एक साथ कब्जा करने के लिए सहयोग करें। अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रत्येक इकाई द्वारा दिखाए गए योगदान के आधार पर निष्पक्ष रूप से किया जा सकता है। उनका प्रस्ताव बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने अन्य इकाइयों को हाथ बढ़ाया जो उनकी कट्टर प्रतिस्पर्धी थीं। दोनों इकाइयों के कमांडर एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में अनन्या शर्मा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह अकेले बंकर पर हमला करने की तुलना में कहीं अधिक कुशल और सुरक्षित तरीका था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अनन्या शर्मा की कमांड क्षमता और नेतृत्व पर गहरा विश्वास हो गया था। 3 विशिष्ट इकाइयों द्वारा किया गया संयुक्त अभियान पूरी तरह से सफल रहा। अनन्या शर्मा की इकाई ने अपनी उत्कृष्ट खुफिया विश्लेषण क्षमता के साथ सबसे सुरक्षित और सबसे तेज घुसपैठ मार्ग को सुरक्षित किया।
नौसेना के विशेष बल मार्कोस ने अपनी मूक संपत्ति आधार की घुसपैठ तकनीकों के साथ आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया और वायुसेना के विशेष बल गरुड़ ने अपनी विनाशकारी गोलाबारी शक्ति के साथ दुश्मन के प्रतिरोध को दबा दिया। उन्होंने एक उत्तम आखिर संजाता सहयोग दिखाया, जैसे कि वे लंबे समय से एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हों और बंकर के भीतरी हिस्से पर नियंत्रण करने में सफल रहे। अंत में वे सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचे, जहां दुश्मन का कमांड मुख्यालय स्थित था। वहां उनका इंतजार करने वाले आभासी दुश्मन नहीं थे, बल्कि समिति के अध्यक्ष के रूप में सेना प्रमुख और जज थे। सेना प्रमुख ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। बधाई हो, आप इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता हैं। अंतिम कार्य का वास्तविक उद्देश्य दुश्मन के कमांड मुख्यालय पर कब्जा करना नहीं था। इसका उद्देश्य आपकी क्षमता को देखना था कि आप एक साथ काम करें और चरम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट हों, क्योंकि एक सच्ची विशिष्ट इकाई वह नहीं है जो केवल लड़ना जानती है, बल्कि वह इकाई है जो जानती है कि एक बड़े उद्देश्य के लिए कैसे एकजुट होना है। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, सभी सैनिक एक दूसरे को गले लगाकर जय जयकार करने लगे। अनन्या शर्मा ने अपने सैनिकों को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उनके चेहरे पसीने और धूल से सने हुए थे, लेकिन किसी भी रत्न से ज्यादा चमक रहे थे। उन्होंने अंततः अपनी नियति बदल दी थी और अपनी ताकत से अपने सम्मान की रक्षा की थी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अनन्या शर्मा की इकाई को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट इकाई का सम्मान मिला। रक्षा मंत्रालय के पास अब उनकी इकाई को भंग करने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाय उन्हें इस तथ्य के लिए जनता की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा कि उन्होंने एक ऐसी इकाई को भंग करने की कोशिश की थी जो राष्ट्रीय नायक बन गई थी। अंत में रक्षा मंत्री ने इकाई विघटन योजना को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की और इसके बजाय अनन्या शर्मा की इकाई को पूर्ण समर्थन के साथ पैरा एसएफ की एक आदर्श इकाई के रूप में नामित करने का वादा किया। परिणाम एक नाटक जैसा था, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता से सेना के अनुचित दबाव के खिलाफ जीत हासिल की। अनन्या शर्मा की इकाई नायकों के रूप में मुख्यालय लौटी। उनका इंतजार उनके साथियों की उत्साही जय जयकार और बधाइयां कर रही थीं, जिन्होंने इकाई नाटक चाथो मनकुलापाचार का सम्मान बनाए रखा था। वे सभी सैनिकों का गौरव बन गए। अनन्या शर्मा ने अपनी इकाई के सुधार को और तेज कर दिया। उनके सुधार प्रस्ताव अब वरिष्ठों से बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रहे थे। नई प्रशिक्षण प्रणाली और पारदर्शी इकाई संचालन प्रणाली जो उन्होंने बनाई थी, पूरे पैरा एसएफ में और यहां तक कि पूरी सेना में फैलने लगी। एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन की लहर शुरू हुई। मानो सेना अनन्या शर्मा के आगमन से पहले और बाद के युग में विभाजित हो गई हो। जिन युवा अधिकारियों ने उनके सुधार का समर्थन किया था, उन्हें सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और उन्होंने सैन्य सुधार में नेतृत्व संभाला। खरीद भ्रष्टाचार और हत्या के प्रयास के आरोपों में हिरासत में लिए गए जनरल वीरेंद्र और उनके लोगों को सैन्य अदालत में कड़ी सजा दी गई। उनकी सुनवाई के दौरान सेना के भीतर अन्य भ्रष्टाचार नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिससे कई संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। सेना एक लंबी और दर्दनाक सफाई प्रक्रिया से गुजरी, धीरे धीरे अपनी असली पहचान में लौट आई। समय के साथ अनन्या शर्मा की उपलब्धियों को न केवल सेना के भीतर मान्यता मिली, बल्कि समाज द्वारा भी व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें एक ऐसे युग के आदर्श के रूप में सम्मानित किया गया जिसने भ्रष्ट सैन्य संगठन के खिलाफ न्याय को कायम रखा और अपने कार्यों से एक सच्चे सैनिक की भावना का प्रदर्शन किया। उनकी कहानी एक किताब और फिल्म में रूपांतरित हुई, जिससे कई लोगों को प्रेरणा और भावना मिली। अध्याय 12, प्रतिशोध की छाया। इस बीच विक्रम सिंह, जो सब कुछ खो चुके थे और विनाश के रसातल में गिर गए थे, अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो गए। उन्हें सैन्य अदालत में कैद और अपमानजनक बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहते हुए क्या उन्होंने सब कुछ पर पछतावा और चिंतन किया? नहीं। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनकी डिस्ग्रासिया केवल अनन्या शर्मा नामक एक महिला के कारण शुरू हुई थी। उनके दिल में पछतावे के बजाय अनन्या शर्मा के प्रति गहरी नफरत और बदला लेने की भावना थी। रिहा होने के बाद
उनका जीवन बहुत दयनीय था। अपमानजनक रूप से बर्खास्त किए गए एक सैनिक का ठप्पा लगने के कारण उन्हें कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया। उनके परिवार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और जो दोस्त और सहकर्मी पहले उनकी चापलूसी करते थे वे अब उनकी परछाई भी नहीं दिखाते थे। वह एक ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां उन्हें दिन में एक बार भोजन करने के लिए निर्माण परियोजनाओं में दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। कठोर काम से खुरदरे हाथ, शराब से सूजा हुआ चेहरा और खाली और प्रतिशोध से भरी आंखों की चमक। अतीत के उस शानदार मेजर का कोई निशान नहीं बचा था। उनका एकमात्र मनोरंजन हर रात टीवी देखते हुए शराब पीना था। एक दिन उन्होंने समाचारों में अनन्या शर्मा की आकृति देखी। समाचार में बताया गया था कि उन्हें सैन्य सुधार का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में उनकी सेवाओं के लिए जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और एक नए पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। जब उन्होंने कई लोगों से बधाई स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर उनका उज्जवल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो विक्रम सिंह की आंखों में पागलपन उतर आया। उन्होंने शराब की बोतल टीवी स्क्रीन पर फेंक दी। कांच टूटने की आवाज के साथ उनके मुंह से एक जंगली जानवर जैसी दहाड़ निकली। अनन्या शर्मा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। उनके विकृत प्रतिशोध ने आखिरकार उनके विवेक की अंतिम रस्सी को तोड़ दिया। उन्होंने अनन्या शर्मा को, जिसे वह अपनी सभी डिस्ग्रासिया का स्रोत मानते थे, अपने साथ नर्क में घसीटने का फैसला किया। अपने दयनीय जीवन को समाप्त करने से पहले उन्होंने अंधेरे में चुपचाप अपना चाकू तेज करना शुरू कर दिया। एक भयानक और दुखद अंत, जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी, बिना किसी आवाज के करीब आ रहा था। अध्याय 13, आतंक का खेल। विक्रम सिंह ने अपने बदले की योजना सावधानी पूर्वक और चालाकी से बनाई। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसका दिमाग केवल अनन्या शर्मा को नष्ट करने की इच्छा से भरा था। उसने पहले अनन्या शर्मा से सब कुछ छीनने का फैसला किया। केवल उसकी जान लेना बहुत फीका लगा। वह सब कुछ नष्ट करना चाहता था जो उसने जीवन भर बनाया था। उसका सम्मान, उसके प्यारे अधीनस्थ और सेना स्वयं, जिसे वह बचाना चाहती थी। उसने अपने सभी सैन्य सेवा अनुभव और मेजर के रूप में बनाए गए काले कनेक्शनों का उपयोग किया। उसने सबसे पहले सेना के भीतर असंतुष्ट समूहों से संपर्क किया। उसने चुपके से उन भ्रष्ट अधिकारियों से संपर्क किया जिन्हें अनन्या शर्मा के सुधार प्रक्रिया में हटा दिया गया था या दंडित किया गया था। साथ ही उनसे जो उसकी सफलता से ईर्ष्या और जलन करते थे। अनन्या शर्मा के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने के लिए उसने बेतुके षड्यंत्र सिद्धांत फैलाए, जैसे कि अनन्या शर्मा वास्तव में एक दुश्मन जासूस थी, उसकी सभी उपलब्धियां नकली थीं और सेना पर कब्जा करने के लिए केवल एक दिखावा था। साथ ही उसने एक और सीधे आतंक की योजना बनाई। उसने यह पता लगाया कि अनन्या शर्मा के सबसे प्यारे अधीनस्थ कौन थे और उसकी इकाई द्वारा कौन सी प्रशिक्षण योजना बनाई जा रही थी। फिर उसने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी संगठन से संपर्क किया ताकि उच्च विस्फोटक बम और आग्नेयास्त्रों की तस्करी की जा सके। उसका लक्ष्य अनन्या शर्मा के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभ्यास स्थल पर हमला करना और उस अभ्यास को एक वास्तविक आतंकवादी स्थिति में बदलना था। बहुत से हताहतों को पैदा करने, अनन्या शर्मा के नेतृत्व को एक घातक झटका देने और पूरी सेना को अराजकता में डालने की एक भयानक योजना। उसने अपनी योजना में शामिल होने के लिए एक गिरोह इकट्ठा किया। उसने उन अपराधियों की भर्ती की जो समाज से असंतुष्ट थे या जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर एक पूर्व पैरा एसएफ अधिकारी के रूप में अपने अनुभव के साथ उसने उन्हें एक व्यवस्थित सैन्य प्रशिक्षण दिया। थोड़े ही समय में वे एक छोटे आतंकवादी संगठन में बदल गए। इस बीच अनन्या शर्मा रक्षा मंत्रालय में एक नए प्रभाग, भविष्य की रणनीतिक योजना प्रभाग के प्रमुख के रूप में अपने दिनों में व्यस्त थीं। वह अब एक फील्ड कमांडर नहीं थीं, बल्कि पूरे सशस्त्र बलों के भविष्य को डिजाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। वह अपने पास आते खतरे से पूरी तरह से अनजान थीं। वह विक्रम सिंह के अस्तित्व को बहुत पहले भूल चुकी थीं। वह उसे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक के रूप में याद करती थीं जो अतीत में एक अप्रिय घटना में शामिल था। अंत में योजना के निष्पादन का दिन आ गया। अनन्या शर्मा को उस पैरा एसएफ इकाई से
आतंकवाद विरोधी अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए अभ्यास स्थल का दौरा करना था, जिसका उन्होंने कभी नेतृत्व किया था। अभ्यास स्थल को शहर के बीच में एक बड़े शॉपिंग मॉल के रूप में चमलौंग किया गया था, जिसमें कई नागरिक रहते थे। विक्रम सिंह और उसके गिरोह ने अभ्यास स्थल के विभिन्न कोनों में बम लगा दिए थे और नागरिकों के वेश में घुसपैठ कर ली थी। उनकी योजना अनन्या शर्मा के अभ्यास स्थल पर पहुंचने पर सब कुछ विस्फोट करने और उसे एक नर्क में बदलने की थी। जब अनन्या शर्मा अभ्यास स्थल पर पहुंची और अभ्यास शुरू होने का संकेत बजने लगा, तो अचानक अभ्यास स्थल के विभिन्न कोनों से वास्तविक विस्फोटों की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ काला धुआं उठने लगा। यह अभ्यास में इस्तेमाल की जाने वाली खाली गोलियों की आवाज नहीं थी, बल्कि असली गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। अभ्यास में भाग ले रहे सैनिक और नागरिक अभिनेता चिल्लाते हुए गिरने लगे। अभ्यास एक पल में एक वास्तविक आतंक स्थल में बदल गया। अनन्या शर्मा अपनी आंखों के सामने के भयानक दृश्य को देखकर एक पल के लिए स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाईं, लेकिन वह तुरंत शांत हो गईं। उनकी हड्डियों में बसी सैनिक भावना ने उन्हें हरकत में ला दिया। उन्होंने तुरंत मैदान में कमान संभाली और घबराए हुए सैनिकों को शांत करना शुरू कर दिया। सब लोग ध्यान दें, यह अभ्यास नहीं है, यह एक वास्तविक स्थिति है। तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल लागू करें, नागरिकों को निकालें और आतंकवादियों को बेअसर करें। उनकी आवाज ने तुरंत ही अराजक स्थल पर नियंत्रण कर लिया। सैनिक उनके आदेश के तहत एक साथ हरकत करने लगे। अचानक नियंत्रण कक्ष के लाउडस्पीकर के माध्यम से एक अजीब हंसी और एक आदमी की आवाज सुनाई दी। जनरल अनन्या शर्मा, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम्हें मैं याद हूं? मैं मेजर विक्रम सिंह हूं, जिसे तुमने विनाश के रसातल में गिरा दिया था। यह नर्क तुम्हारे लिए तैयार किया गया एक विशेष उपहार है। चलो खेल शुरू करते हैं। तुम्हारे प्यारे अधीनस्थों और निर्दोष नागरिकों की जान तुम्हारे हाथ में है। यह विक्रम सिंह की आवाज थी। अनन्या शर्मा ने अपने पूरे शरीर में खून को ठंडा होते महसूस किया। अतीत का वह दुःस्वप्न जिसे वह भूल चुकी थीं, उनकी आंखों के सामने सबसे बुरे रूप में फिर से प्रकट हुआ। अध्याय 14, एक कमांडर का संकल्प। विक्रम सिंह के युद्ध की घोषणा के साथ अभ्यास स्थल एक पूर्ण नर्क में बदल गया। उसने पूरे शॉपिंग मॉल के संचार और बिजली नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। बाहरी दुनिया से सभी संबंध काट दिए। सैकड़ों नागरिक और प्रशिक्षण ले रहे सैनिक बंधक बना लिए गए और लगाए गए। बम एक ऐसी नाजुक स्थिति में थे जो उसकी एक उंगली के स्पर्श से फट सकते थे। उसने इन सभी स्थितियों को आंतरिक सीसीटीवी के माध्यम से देखा और अनन्या शर्मा के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहली पहेली, अनन्या, तीसरी मंजिल के शॉपिंग एरिया में बम 10 मिनट में फट जाएगा। वहां तुम्हारे 4 अधीनस्थ और 20 नागरिक हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें अकेले बिना हथियार के मेरे सामने आना होगा। घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। उसकी मांगें क्रूर थीं, अपनी जान को दर्जनों अन्य जानों के बदले में बदलने की धमकी। अनन्या शर्मा एक गहरे आंतरिक संघर्ष में थीं, लेकिन वह एक कमांडर थीं। एक कमांडर को अपने अधीनस्थों और लोगों की जान को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखना होता है। वह विक्रम सिंह की मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। मैं आतंकवादियों से बातचीत नहीं करती, अनन्या शर्मा ने नियंत्रण कक्ष के माइक्रोफोन के माध्यम से दृढ़ता से जवाब दिया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनके दिमाग में पूरे शॉपिंग मॉल की संरचना और अभ्यास योजना पूरी तरह से दर्ज हो चुकी थी। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को अलग अलग कार्यों के साथ 3 टीमों में विभाजित किया। टीम अल्फा, वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से शॉपिंग एरिया में चुपके से घुसपैठ करो, बम को निष्क्रिय करो और बंधकों को बचाओ। टीम ब्रावो, बिजली प्रणाली को बहाल करने और बाहरी दुनिया के साथ संचार को फिर से खोलने पर ध्यान केंद्रित करो। टीम चार्ली, मेरे साथ चलो। हम अन्य टीमों को अपना काम पूरा करने के लिए समय देने के लिए मुख्य आतंकवादी बल को लुभाएंगे। उनके निर्णय तेज और सटीक थे। सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अपनी स्थिति में चले गए। अनन्या शर्मा ने खुद एक असॉल्ट राइफल पकड़ी और टीम चार्ली का नेतृत्व किया। वह अब एक सितारा सुशोभित जनरल नहीं थी, वह अग्रिम पंक्ति में एक सैनिक थीं जो अपने अधीनस्थों के साथ जीवन और मृत्यु साझा करती थीं। विक्रम सिंह अनन्या शर्मा के
उसकी मांगों को अस्वीकार करने और सीधे टकराव को चुनने से नाराज हो गया और उसने बम का टाइमर सक्रिय कर दिया। बचा हुआ समय केवल 10 मिनट था। शॉपिंग मॉल के अंदर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। पूर्व अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित विक्रम सिंह का गिरोह कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उन्होंने एक मजबूत प्रतिरोध प्रदान करने के लिए शॉपिंग मॉल के इलाके का चतुराई से उपयोग किया। अनन्या शर्मा और टीम चार्ली ने विक्रम सिंह की मुख्य शक्ति को लुभाने के लिए जानबूझकर अपनी स्थिति को उजागर किया और एक भीषण लड़ाई में उलझ गए। जबकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर समय निकाल रहे थे, टीम अल्फा वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से लगभग शॉपिंग एरिया तक पहुंच गई थी। लेकिन बम का स्थान एक खुले क्षेत्र में था जिसकी आतंकवादियों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जा रही थी। लापरवाही से पास जाना बहुत जोखिम भरा था। ठीक उसी समय टीम ब्रावो ने अंततः बैकअप पावर सिस्टम को सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की। जब पूरे शॉपिंग मॉल की बिजली एक पल के लिए बंद हो गई और फिर से चालू हो गई, तो टीम अल्फा ने उस क्षणिक अराजकता का फायदा उठाकर बम की ओर धावा बोल दिया। एक बम निरोधक विशेषज्ञ कांपते हाथों से काम करने लगा। विस्फोट तक बचा हुआ समय केवल 1 मिनट था। सभी सैनिकों ने उसे देखते हुए अपनी सांसें रोक लीं। लाल तार और नीला तार, एक पार्टी का सांस आती। गलती का मतलब सभी के लिए मौत हो सकता था। उस सैनिक के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। अंत में, जैसे कि उसने फैसला कर लिया हो, उसने नीले तार को काट दिया। टाइमर पर अंक 1 पर रुक गए। पहला संकट सफलतापूर्वक टल गया। विक्रम सिंह और भी क्रोधित हो गया। उसने अनन्या शर्मा की मानसिकता को नष्ट करने के लिए एक और घिनौना तरीका अपनाया। सीसीटीवी स्क्रीन के माध्यम से उसने एक युवा सैनिक को बंधक बनाया हुआ दिखाया। वह अर्जुन राठौड़ थे, जिन्होंने पहले सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में मेजर विक्रम की क्रूरता को देखा था और अभ्यास दुर्घटना की साजिश की सूचना दी थी। अब वह एक कैप्टन बन गए थे। वह एक ऐसे अधीनस्थ थे जिन्हें अनन्या शर्मा बहुत प्यार करती थीं। अनन्या, यह तुम्हारा प्यारा अधीनस्थ है ना? अगर तुम चाहती हो कि वह जीवित रहे तो इस बार अपनी दाहिनी बांह पर खुद गोली मारो, नहीं तो तुम्हारे इस दोस्त के सिर में छेद हो जाएगा। विक्रम सिंह की आवाज एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंजी। अनन्या शर्मा कांपते हुए अपनी बंदूक पकड़े हुए थीं। उनकी आंखों के सामने वह युवा अधीनस्थ जो उन पर विश्वास करता था और उनका अनुसरण करता था, मौत के कगार पर था। उनका दिल टूट गया। अध्याय 15, अंतिम टकराव। अनन्या शर्मा की आंखों के सामने कैप्टन अर्जुन राठौड़ का भयभीत चेहरा और उनकी कनपट्टी पर लगी ठंडी बंदूक की नली घूम रही थी। विक्रम सिंह की घिनौनी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। अपनी दाहिनी बांह पर गोली मारने की उसकी मांग केवल उसे शारीरिक रूप से घायल करने के लिए नहीं थी। यह एक कमांडर के रूप में उसकी निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बनाने, एक सैनिक के रूप में उसके स्वाभिमान को कुचलने और उसे मानसिक रूप से नष्ट करने का एक इरादा था। दाहिनी बांह खोने का मतलब था कि वह अब हथियार नहीं पकड़ सकती और अधीनस्थों का नेतृत्व नहीं कर सकती। उसके दिल में एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। एक कमांडर के रूप में ठंडी तर्क शक्ति एक इंसान के रूप में अपने अधीनस्थ को बचाने की गर्म भावना से टकरा रही थी। उसी समय सीसीटीवी स्क्रीन से कैप्टन अर्जुन राठौड़ ने उसकी ओर पूरी ताकत से चिल्लाया, कमांडर, नहीं, मेरे कारण डगमगाओ मत, मैं ठीक हूं, मिशन पूरा करो। मौत के डर में भी वह अपनी सुरक्षा से ज्यादा इकाई के मिशन और अपने कमांडर के सम्मान के बारे में सोच रहा था। यही वह सच्ची पैरा एसएफ सैनिक भावना थी जिस पर अनन्या शर्मा ने हमेशा जोर दिया था। कैप्टन अर्जुन राठौड़ की चीख एक ऐसा ट्रिगर बन गई जिसने अनन्या शर्मा के डगमगाते दिल को फिर से मजबूत कर दिया। उसकी आंखों की चमक फिर से ठंडी और दृढ़ हो गई। वह एक अधीनस्थ को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर सकती थी, लेकिन यह एक भावनात्मक विकल्प था जो एक कमांडर को नहीं करना चाहिए था, जो और भी अधिक अधीनस्थों और बंधकों को खतरे में डालता। विक्रम, तुम कभी नहीं समझोगे कि एक सैनिक अपनी जान क्यों जोखिम में डालता है। तुम जैसे लोग। अनन्या शर्मा ने अपनी बंदूक अपनी दाहिनी बांह की ओर नहीं, बल्कि उस केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर निर्देशित की जहां विक्रम सिंह था। उसे उस नियंत्रण कक्ष का सटीक स्थान पहले से ही पता था। उसने अपने आसपास के सैनिकों को आंखों से इशारा किया, सभी सैनिक लक्ष्य केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर हमला करें, बंधकों को बचाने को प्राथमिकता दें। उसके आदेश के साथ ही
पूरे शॉपिंग मॉल में फैले सैनिकों ने एक साथ केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर एक पूर्ण हमला शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले ने विक्रम सिंह और उसके गिरोह को घबरा दिया। विक्रम सिंह अपने गुस्से में कैप्टन अर्जुन राठौड़ को गोली मारने ही वाला था, लेकिन उसी समय अनन्या शर्मा द्वारा चलाई गई एक गोली नियंत्रण कक्ष के बुलेट प्रूफ शीशे को भेद गई और उसकी बांह को छू गई। उसकी शक्ति और सटीकता असाधारण थी। विक्रम सिंह दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। इस अवसर को न गंवाते हुए कैप्टन अर्जुन राठौड़ ने छलांग लगाई और उसे धमकाने वाले आतंकवादी को सिर से मारा। एक भीषण लड़ाई हुई और उस अराजकता में अन्य बंधकों ने विरोध करने की हिम्मत की। नियंत्रण कक्ष तुरंत ही अस्त व्यस्त हो गया। अनन्या शर्मा और उनके सैनिक अंततः नियंत्रण कक्ष की अंतिम रक्षा को भेदने और अंदर घुसने में सफल रहे। वहां उन्होंने आतंकवादियों को बंधकों से लड़ते हुए पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के अनन्या शर्मा ने एक एक करके आतंकवादियों को सटीकता से बेअसर कर दिया। उनकी निशानेबाजी की क्षमता लगभग दैवीय थी। अंत में नियंत्रण कक्ष में केवल अनन्या शर्मा और विक्रम सिंह बचे थे। विक्रम सिंह अपनी घायल बांह पकड़े हुए था, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक बम का डेटोनेटर पकड़ रखा था। उसे तीखी नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखें पागलपन, हार और गहरी नफरत का मिश्रण थीं। आखिरकार यह ऐसा ही हुआ। लेकिन अनन्या, तुम भी नहीं बचोगी। हम यहां एक साथ खत्म होते हैं। वह डेटोनेटर का बटन दबाने ही वाला था, लेकिन अनन्या शर्मा की गोली तेज थी। धड़ाम! गोली की आवाज के साथ डेटोनेटर उसके हाथ से छूट गया और फर्श पर गिर गया। अनन्या शर्मा ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसके हाथ और पैर में गोली मारी ताकि वह अब और विरोध न कर सके। सारी स्थिति समाप्त हो गई थी। आतंकवादी या तो बेअसर कर दिए गए थे या मारे गए थे और अधिकांश बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इस प्रक्रिया में कुछ सैनिक और नागरिक घायल हुए, लेकिन एक भी जान नहीं गई। यह लगभग एक चमत्कारी परिणाम था और उस चमत्कार के केंद्र में अनन्या शर्मा का ठंडा और अटूट नेतृत्व था। अनन्या शर्मा फर्श पर कराहते हुए पड़े विक्रम सिंह के पास पहुंची। उन्होंने उसे ठंडी नजरों से देखा और अंतिम शब्द कहे, तुम्हारी हार का कारण यह है कि तुम कभी भी एक सच्चे सैनिक नहीं थे। यह ऐसे शब्द थे जो एक मौत की सजा की तरह थे, जो उसके पूरे जीवन में घुस गए। उन शब्दों को सुनकर विक्रम सिंह खून और आंसू के साथ बेहोश हो गए। उसके लंबे और अंधकारमय बदले का नाटक एक व्यर्थ और दुखद अंत के साथ समाप्त हो गया, ठीक उसके दयनीय जीवन की तरह। उपसंहार: घटना समाप्त होने के बाद अनन्या शर्मा को आतंक के दमन के दौरान लगी चोटों के कारण सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह अपने वार्ड में आराम कर रही थीं, तो राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए। राष्ट्रपति ने उनका हाथ पकड़ा और देश को संकट से बचाने के लिए उनके साहस और बलिदान के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक बार फिर इस घटना के बाद सैन्य सुधार करने और पूरा समर्थन देने का वादा किया। विक्रम सिंह और उसके आतंकवादी संगठन की जांच चलने पर यह पता चला कि उनके पीछे अनन्या शर्मा के सुधारों से असंतुष्ट कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ था। उन्होंने विक्रम सिंह के प्रतिशोध को हवा दी थी, धन और जानकारी प्रदान की थी और उस आतंक को होने दिया था। इसमें शामिल सभी को सैन्य अदालत में घसीटा गया और कानून से कड़ी सजा मिली। सेना की सड़ी हुई जड़ों को उखाड़ने का अंतिम बड़ा ऑपरेशन किया जा चुका था। ठीक होने के बाद अनन्या शर्मा को सेना मुख्यालय में एक प्रमुख पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। वह अब किसी विशेष इकाई का नेतृत्व करने वाली एक फील्ड कमांडर नहीं थीं, बल्कि पूरे सशस्त्र बलों की नीति और रणनीति तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभा रही थीं। उनका अनुभव और बुद्धिमत्ता सेना को एक मजबूत और आधुनिक संगठन बनाने में एक मूल्यवान संपत्ति बन गई। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह भारतीय सेना के लिए एक नया इतिहास बन गया। समय बीतता गया और अनन्या शर्मा अंततः सेना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गईं, यानी सेनाध्यक्ष के पद पर। पहली महिला सेनाध्यक्ष के जन्म का एक ऐतिहासिक क्षण, उनका शपथ ग्रहण समारोह पूरे देश की नजरों में भव्यता के साथ आयोजित किया गया। वहां उस पैरा एसएफ इकाई के सैनिक भी मौजूद थे जिसका उन्होंने कभी नेतृत्व किया था। वे जो अब सभी सेना में महान अधिकारी बन गए थे।
अपने अनंत कमांडर को सम्मान और प्रेम से भरी नजरों से देख रहे थे। विशेष रूप से अर्जुन राठौड़, जो उस संकट से बच गए थे जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी, अब एक शानदार मेजर बन गए थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शपथ ग्रहण भाषण देने के लिए पोडियम पर खड़ी अनन्या शर्मा विभिन्न भावनाओं से अभिभूत थीं। पहली डिनर रात से जब उन्होंने एक लेफ्टिनेंट के रूप में वेश बदला था और उस इकाई में पहली बार कदम रखा था, विभिन्न संकटों और कठिनाइयों तक और अपने अधीनस्थों के साथ आंसू और हंसी के क्षणों तक, सब कुछ उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह घूम गया। उन्होंने शांति से अपना मुंह खोला। आज इस सम्माननीय स्थान पर मैं अपनी मातृभूमि, राष्ट्र और अपने प्यारे साथी सैनिकों के सामने पूरी ईमानदारी से शपथ लेती हूं। मैं सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित सेना बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी और किसी भी खतरे से इस देश में शांति को दृढ़ता से बनाए रखूंगी। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इसके पीछे एक फौलादी दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति जलता हुआ प्रेम था। उनके शपथ ग्रहण भाषण को सुनने वाले सभी को विश्वास था कि वह एक नई सेना का भविष्य बनाएंगी और उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। इस बीच एकांत कारावास में कैद विक्रम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वह हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहा। कहा जाता है कि उसने पूरी सुनवाई प्रक्रिया के दौरान एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आत्मा जैसे बहुत पहले ही मर चुकी थी। वह केवल खाली आंखों से खिड़की के बाहर आकाश को देखते हुए जीवित रहा, जैसे कि वह अपना नाम भी भूल गया हो। वह वास्तव में लोगों की यादों से भुला दिया गया था। यही वह सबसे दुखद सजा थी जो उसे दी गई थी, जिसने कभी दुनिया से नफरत की थी और अपने अस्तित्व को साबित करना चाहता था। अनन्या शर्मा कभी कभी अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए विक्रम सिंह के बारे में सोचती थीं। उसके प्रति नफरत या दया की भावना नहीं थी। वह केवल उसके अस्तित्व को एक प्रतिबिंब के रूप में याद करती थीं कि जब कोई इंसान गलत विश्वासों और आड़ी के फांस वह करके एक तरस आतकी मंदरी, एक तरस नफरत के वश में हो जाता है तो वह कितना नीचे गिर सकता है। और उन्होंने खुद से वादा किया कि इस देश में विक्रम सिंह जैसा कोई और दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक न हो। वह एक ऐसी सेना बनाएंगी जहां हर सैनिक अपने गौरव और सम्मान को बनाए रख सके और मातृभूमि की सेवा कर सके। जो बड़ा तूफान उसकी एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हुआ था, उसने आखिरकार भारतीय सेना को उसकी जड़ों से बदल दिया था। एक महिला सैनिक के दृढ़ संकल्प और विश्वास द्वारा बनाया गया एक बड़ा बदलाव। उसका युग अभी अभी शुरू हुआ था।